सुपर जीन 2 एवोल्यूशन। अध्याय 601। ब्लेड विंड स्टार आमतौर पर सुनसान रहता था और वास्तव में वहां कोई भी नहीं था। आपसी हस्तक्षेप से बचने के लिए दोनों ने खुद को एक दूरी से अलग कर लिया। प्रत्येक ब्लेड हवाओं का सामना करने के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र की तलाश कर रहा था। संचारक पर क्षेत्र विभाजनों का पालन करते हुए लिनशेन ने एक ऐसा क्षेत्र पाया जहां हवा के ब्लेड की विनाशकारी शक्ति आरोही स्तर के बराबर थी और उसने अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जैसे ही तेज हवा बढ़ी, हवा अचानक पारदर्शी ब्लेड जैसी धाराओं से भर गई जो उल्का बौछार की तरह रेगिस्तान में बह रही थी। ब्लेड क्यूई के रेशे रेगिस्तान में घुस गए, रेत में गहरे गड्ढे बना दिए। लिनशेन ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में उसकी म्यान पकड़ी। उसकी भुजाएं हवा में ब्लेड क्यूई को चकनाचूर करने के लिए तेजी से घूम रही थीं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उसके शरीर के पास न आ सके। ये वास्तव में तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए एक शानदार जगह है। लिनशेन ने और अधिक अभ्यास किया और अधिक से अधिक ताल में ताल मिलाते हुए रक्षा अभ्यास के लिए आदर्श स्थान पाया। मीलों दूर एक हवा रहित क्षेत्र में लिनवान एक भयानक तारों की रोशनी से चमकती आंखों के साथ खड़ी थी। उसकी निगाह किसी तरह हजारों मील की दूरी को पाट रही थी, लिनशेन की हर हरकत को कैद कर रही थी। लिनवान ने लिनशेन को ब्लेड की हवाओं का सामना करते हुए और हवा में ब्लेड क्यूई को चकनाचूर करते हुए देखा, जिससे वह थोड़ा भौचक्की हो गई। वह वास्तव में क्या अभ्यास कर रहा है? ये पूरी तरह से अवर्णनीय है। उसके पास स्पष्ट रूप से प्रमुख क्षमताएं हैं, फिर भी वह बचाव करने पर जोर देता है। भले ही वे रक्षात्मक चालें हों, लेकिन हर एक उसके जीवन के लिए लड़ाई की तरह दिखती है, पूरी तरह से अराजक। जितना अधिक लिनवान देखती, उतनी ही वह निराश होती। उसके अपने ब्रह्मांड को उल्टने वाले दाएं और गलत हाथ के कौशल को लिनशेन ने गड़बड़ कर दिया था, जो किसी को भी क्रोधित कर सकता था। लिनवान को ऐसा लगा जैसे उसने एक सुपरकार बनाई हो, लेकिन लिनशेन ने इसे आगे चलाने से इनकार कर दिया। इसके बजाय पीछे की ओर जाने पर जोर दिया। सुपरकार के प्रदर्शन का पूरी तरह से उपयोग करने में विफल रही। पीछे की ओर जाना तो समझ में आता है, लेकिन हर बार पीछे की ओर जाने का क्या मतलब है? बेशक लिनवान को पता था कि लिनशेन यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड को पूरी तरह से नहीं समझता था, जिसका मतलब है कि उसे आगे की ओर ड्राइव करना भी नहीं आता था। लेकिन ठीक इसी वजह से लिनवान और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने लिनशेन को साफ साफ दिखाया था कि आगे की ओर कैसे ड्राइव करना है, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। जिद करके पीछे की ओर जा रहा था और खुद पर बहुत खुश था। जब तक तुम थोड़ा कष्ट नहीं उठाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सी दिशा सही है। लिनवान ने धीरे से अपनी आस्तीन को सहलाया और एक हवा उठी। जैसे जैसे ब्लेड हवाएं छिटपुट रूप से उठती गईं, लिनशेन हवा में विभिन्न ब्लेड क्यूई को तोड़ते रहे। जब वह मजे से अभ्यास कर रहा था, अचानक ब्लेड क्यूई से लदी एक हवा बारिश की बूंदों की तरह सफेद रोशनी से टिमटिमाती हुई आसमान से नीचे आई। क्या यह नहीं कहा गया था कि जमीन पर ब्लेड की हवाएं केवल आरोही स्तर की विनाशकारी शक्ति तक ही थीं? इस ब्लेड की हवा की शक्ति, यह इतना सरल नहीं लगता। लिनशेन सतर्क हो गया और हवा में सफेद रोशनी में चमकती ब्लेड क्यूई से मिलने के लिए अपनी तलवार और म्यान को ऊपर उठाया। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अपना अगला लेख पाएं। क्रैक क्रैक। लिनशेन की तलवार और म्यान का सामना करते ही ब्लेड क्यूई तुरंत दो टुकड़ों में कट गई और उसने उससे भी बेहतर प्रदर्शन किया जितना उसने अनुमान लगाया था। शुरू में लिनशेन को कुछ चिंता थी कि वह ब्लेड क्यूई के ऐसे भयंकर हमलों का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन संलग्न होने पर उसने पाया कि स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली थी, जिसने आसानी से सफेद रोशनी में चमकती ब्लेड क्यूई को काट दिया, जिससे उसे संदेह हुआ कि ब्लेड क्यूई निर्वाण स्तर की विनाशकारी शक्ति तक नहीं पहुंची थी। हालांकि ब्लेड क्यूई को रेगिस्तान पर हमला करते हुए परमाणु विस्फोटों की याद दिलाने वाले भयानक रेत विस्फोटों को देखते हुए उन्होंने पुष्टि की कि उनकी विनाशकारी शक्ति वास्तव में आरोही स्तर की तुलना में परे थी। लिनशेन का दिल खुश हो गया और उसने और भी अधिक जोश के साथ अभ्यास किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसकी तकनीक ने एक उच्च गति वाले दोलनशील आरी की गति का सुझाव दिया। जिस तरह से आम लोग तलवार से बल लगाते हैं, उससे बिल्कुल अलग। लिनशेन को एक के बाद एक ब्लेड क्यूई को काटते हुए देखकर लिनवान कुछ हैरान था। उसकी तकनीक में उस व्यक्ति के कर्ण दोलन कौशल का संकेत लगता है। उसने मेरी ब्लेड तकनीक को इसमें कैसे ढाला? एक पल के लिए लिनवान अचंभित रह गया। अगर लिनवान ने पहले उसके साथ अभ्यास नहीं किया होता, तो शायद वह ये नहीं पहचान पाती कि लिनशेन जिस ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी, उसे उसके अपने यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड से अनुकूलित किया गया था। अब लिनवान कुछ हद तक अनिश्चित थी कि लिनशेन सही तरीके से अभ्यास कर रहा था या नहीं। अगर आप कहते हैं कि वह सही तरीके से अभ्यास कर रहा था, तो उसकी ब्लेड तकनीक मूल से अधिक भिन्न होती जा रही थी। अगर आप कहते हैं कि वह गलत तरीके से अभ्यास कर रहा था, तो ऐसा लगता था कि इसका प्रभाव मूल से बहुत बुरा नहीं था, ये सिर्फ एक अलग शैली और प्रभाव था। एक आरोही होने के नाते और इतने सारे निर्वाण स्तर के ब्लेड क्यूई को चकनाचूर करने में सक्षम होना और जाहिर तौर पर इसे आसानी से करना। भले ही उसका यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड अभ्यास कर रहा हो, प्रभाव आरोही स्तर पर लगभग समान होगा।
ये व्यक्ति वास्तव में अवर्णनीय है। लिन वान को नहीं पता था कि उस समय लिन शेन का न्याय कैसे किया जाए। वह निश्चित नहीं थी कि लिन शेन की ब्लेड तकनीक एक संयोग थी या फिर वह शुरू से ही उस प्रभाव को प्राप्त करने का इरादा रखता था। लिन वान वास्तव में लिन शेन के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती थी। ये देखकर कि उसकी अनोखी ब्लेड तकनीक काफ़ी प्रभावी लग रही थी, उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज किया। निर्वाण स्तर ब्लेड पवन धाराओं को आजमाने के बाद लिन शेन को लगा कि आरोही स्तर ब्लेड पवन धाराओं के माध्यम से काटना अब दिलचस्प नहीं था। एक विचार के साथ वह सीधे आकाश में उड़ गया, निर्वाण स्तर ब्लेड पवन धाराओं के बीच अभ्यास करने के लिए उच्च स्वर्ग की ओर उड़ गया। वह आदमी इतनी आसानी से घमंडी हो गया, लिन वान ने अपने होंठ को कल करके कहा। हवा में लिन शेन ने ब्लेड पवन धाराओं का सामना किया, दोनों हाथों से बाईं ओर अवरोध किया और बलपूर्वक व्यापक ब्लेड क्यूई को तोड़ दिया, जिससे एक वैक्यूम जोन बन गया। आसमान में ब्लेड विंड की धाराएं और भी अधिक बार आने लगीं और लिन शेन का स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल और ब्लडलाइफ ब्लेड स्किल का एकीकरण टकराव के बीच बेहतर होता जा रहा था। जब वह खुशी से अभ्यास कर रहा था तो उसने अचानक 10 मीटर से अधिक लंबी एक सफ़ेद ब्लेड क्यूई लकीर को धारा के बीच से गुजरते हुए देखा। हवा में घुली सामान्य ब्लेड क्यूई की लंबाई सिर्फ कुछ दर्जन सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती थी, लेकिन 10 मीटर से अधिक लंबी यह सफ़ेद ब्लेड क्यूई सामान्य ब्लेड क्यूई से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। ये देखकर कि लंबी ब्लेड क्यूई उसकी दिशा में नहीं जा रही थी, लिन शेन ने उसका सामना करने का फैसला किया। हजारों मील दूर लिन वान अपनी आंखों के कोने में झपकने से खुद को नहीं रोक पाई जब उसने लिन शेन को स्वेच्छा से 10 मीटर से अधिक लंबी ब्लेड क्यूई से मिलते हुए देखा। यह आदमी और भी ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। वह ब्लेड क्यूई एक प्रथम श्रेणी के निर्वाण प्राणी की विनाशकारी शक्ति से मेल खा सकता है। निश्चित रूप से वह वास्तव में नहीं सोचता कि वह इस ब्लेड क्यूई को तोड़ सकता है, क्योंकि वह सामान्य ब्लेड क्यूई को तोड़ सकता है। लिन वान इस बात को लेकर झिझक रही थी कि क्या हस्तक्षेप करना चाहिए। वह अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह चाहती थी कि लिन शेन मौत से और भी कम बचें। इसे भूल जाओ, इससे मौत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा कष्ट सहना अच्छा है, उसे इतना अहंकारी होने के लिए किसने कहा। थोड़ी सी कठिनाई कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अंत में लिन वान ने हस्तक्षेप नहीं किया। 10 मीटर से अधिक लंबे ब्लेड क्यूई का सामना करते हुए लिन शेन ने तलवार और म्यान को अपनी छाती के सामने पार किया और फिर अपने हाथों को अचानक फैलाकर तलवार और म्यान को अलग कर दिया। तलवार और म्यान के चौराहे के बीच भयानक ब्लेड क्यूई को जबरन आधे में काट दिया गया, जो दोनों तरफ शून्य में भाग गया। लिन वान चुप रहने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि वह इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि लिन शेन की ब्लेड तकनीक वाकई बहुत कुछ थी। हालांकि यह उसके यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड से काफ़ी अलग थी, लेकिन लिन शेन के अनुकूलन की प्रभावशीलता कम नहीं थी और कुछ पहलुओं में यह उससे भी आगे निकल गई। यह आदमी वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो अधूरे और मौलिक रूप से बदले हुए यूनिवर्स इन्वर्टिंग राइट एंड रॉन्ग हैंड को अपने अनूठे नवाचारों के साथ इस हद तक विकसित करने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि मुझ पर डेथ पाउडर के प्रभावों का गायब होना बहुत हद तक उससे संबंधित है। जब लिन वान ने लिन शेन को आकाश में अपनी ब्लेड तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने चुपचाप सोचा कि डेथ पाउडर के उसके अस्तित्व से गायब होने के रहस्य को उजागर करने के लिए उसका विश्वास कैसे और अधिक हासिल किया जाए। लिन वान जानती थी कि सामान्य परिस्थितियों में लिन शेन का विश्वास हासिल करने के लिए लंबे समय तक परीक्षण की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि अब वह खुद को एक इंसान के रूप में पेश कर रही थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि लिन शेन ने अपने लोगों पर अटूट भरोसा नहीं किया था। अपने छोटे समूह के अलावा लिन शेन ने सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट के भीतर मनुष्यों का व्यापक उपयोग नहीं किया था, जिससे लिन वान का अपनी मानवीय पहचान में उसके करीब आने का तरीका कुछ अजीब हो गया था। उसने शुरू में सोचा था कि एक हमवतन के रूप में लिन शेन से संपर्क करने से उसका विश्वास जीतना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका विश्वास जीतना और भी कठिन हो गया। ऐसा लगता है कि मुझे कठोर कदम उठाने होंगे। लिन वान के पास लिन शेन के उस पर भरोसा करने का इंतजार करने का धैर्य नहीं था और उसे दूसरी रणनीति के बारे में सोचना पड़ा। जैसे जैसे लिन शेन अपने ब्लडलाइफ ब्लेड कौशल को निखारता गया, उसका बचाव और भी भयंकर होता गया। दुनिया ने शायद उसके अलावा कभी इतनी आक्रामक रक्षात्मक ब्लेड तकनीक नहीं देखी थी। यह महसूस करते हुए कि अब उनकी ब्लेड तकनीक में कोई बड़ी समस्या नहीं है, लिन शेन अंततः जमीन पर उतरे और तियान बुलुओ को ब्लेड विंड स्टार को उनके पास छोड़ने के लिए कहा। तकनीक में महारत हासिल करने से पहले लिन शेन बहुत मेहनती थे, लेकिन अब जब उन्होंने महारत हासिल कर ली है तो उनकी रुचि खत्म हो गई है और अब वे अभ्यास नहीं करना चाहते। तियान बुलुओ को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार वह लिन शेन के साथ जाने के लिए ही आए थे। चूंकि लिन शेन वापस जाना चाहते थे, इसलिए तियान बुलुओ को रुकने और अभ्यास करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। वह भी लिन शेन के साथ सेलेस्टियल स्टार पर वापस लौट आएंगे।
साइलेंट रेजिडेंस में लौटने पर लिन शेन ने सोचा कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि डेथ पाउडर का निर्माण पूरा न हो जाए, तभी वे सुरक्षित रूप से भूमिगत स्थान में जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहले गॉड माउंटेन जाने का फैसला किया ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में वहाँ क्या चल रहा था। अगर वह गॉड माउंटेन के साथ स्थिति को स्पष्ट कर सकता है तो अगली बार जब वह अजीब आगंतुक उसे खोजने आएगा तो वह उसे यांत्रिक कलाई घड़ी वापस कर सकता है। जब लिन शेन गॉड माउंटेन के लिए निकलने का समय सोच रहे थे तभी तियान कोंगयुन दौड़ते हुए आए। डीन, स्वर्गीय सम्राट ने आदेश दिया है कि सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट राजकुमारी युनजियान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, उसे सुप्रीम कबीले में ले जाना है। तियान कोंगयुन ने लिन शेन को एक आधिकारिक दस्तावेज सौंपते हुए कहा। राजकुमारी युनजियान को सुप्रीम कबीले में ले जाना है। लिन शेन कुछ देर के लिए अचंभित रह गए। दस्तावेज पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि राजकुमारी युनजियांग सुप्रीम कबीले के ग्रह पर अध्ययन और साधना करने जा रही थी, जो कि मानव मात्र ग्रह के संदर्भ में विदेश में अध्ययन करने के समान था। उनका मिशन राजकुमारी युनजियांग को सुप्रीम स्टार तक सुरक्षित पहुंचाना और उसके सुप्रीम अकादमी में बसने तक प्रतीक्षा करना था। अगर यह कोई साधारण ग्रह होता तो किसी अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कोई भी व्यक्ति टेलीपोर्टर का उपयोग कर सकता था। हालांकि सुप्रीम स्टार पर कोई टेलीपोर्टर नहीं है, इसलिए अगर कोई वहां जाना चाहता है तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वह किसी ऐसे नज़दीकी ग्रह से उड़ान भरे जहां टेलीपोर्टर हो या फिर कोई अंतरिक्ष यान ले जाए। अगर वे अंतरिक्ष यान ले जाते तो यात्रा में 2 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय लगता और यही वह समय है जब लिन शेन और उनकी टीम को सतर्क रहना चाहिए ताकि कोई उनका फ़ायदा न उठा सके। वास्तव में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो राजकुमारी युनजियांग के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई राजकुमारी युनजियांग को नुकसान पहुंचाता है तो यह एक ही समय में सेलेस्टियल रेस और सुप्रीम कबीले दोनों को अपमानित करने के बराबर होगा। ब्रह्मांड में कौन इन 2 शक्तिशाली परिवारों को एक साथ अपमानित करने की हिम्मत रखता है? तो यह असाइनमेंट वास्तव में एक आसान काम है, बस राजकुमारी युनजियांग के साथ टहलने जाना, एक पर्यटक यात्रा से बहुत अलग नहीं। स्वर्गीय सम्राट ने आखिरकार एक कार्य सौंपा था जो उनकी बेटी को ले जाने का था। लिन शेन स्वाभाविक रूप से सुस्त नहीं हो सकते थे लेकिन ध्यान आकर्षित भी नहीं कर सकते थे। राजकुमारी युनजियांग को बिना किसी को पता चले सुप्रीम अकेडमी में पहुंचाना सबसे अच्छा होगा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर के साथ अपडेट रहें। इसलिए लिन शेन सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में बैठक में शामिल नहीं हुए बल्कि ओयांग यूडू और वेई वुफू के साथ चर्चा की और उनसे सुप्रीम स्टार में उनके साथ चलने के लिए कहा। लीक को रोकने के लिए लिन शेन ने ओयांग यूडू द्वारा भर्ती किए गए निर्वाण प्राणियों का उपयोग भी नहीं किया। एट नोवेलबन एट अगर यह ऋण वसूली होती तो लिन शेन निश्चित रूप से उन्हें साथ ले जाते, लेकिन एक राजकुमार को ले जाने के कार्य के लिए जितने कम लोग जानते हैं उतना ही बेहतर है। केवल वे ही भाग ले सकते हैं जिन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। ओयांग यूडू विशेष सेवा विभाग का प्रमुख है और यह उसकी जिम्मेदारी है, बेशक वह इससे बच नहीं सकता। वेई वुफू को भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए लिन शेन ने राजकुमारी युनक्सियांग को ले जाने के लिए गुप्त रूप से उनके साथ जाने की तैयारी की। राजकुमारी युनक्सियांग को लाने जाने से पहले लिन शेन ने तियान बुलुओ को एक संदेश भेजा जिसमें उसके बारे में पूछताछ की गई ताकि किसी भी संभावित वर्जना से बचा जा सके जिसके बारे में वह शायद न जानता हो, जिससे राजकुमारी के साथ टकराव हो सकता है। राजकुमारी युनक्सियांग के बारे में लिन शेन के सवाल को सुनकर तियान बुलुओ ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा था और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, क्या स्वर्गीय सम्राट ने आपको राजकुमारी युनक्सियांग को अध्ययन के लिए सर्वोच्च कबीले में ले जाने के लिए कहा था? क्या यह मामला पहले से ही आम जानकारी में है? लिन शेन की अभिव्यक्ति खराब हो गई क्योंकि वह बेहद सतर्क था। फिर भी खबर किसी तरह लीक हो गई थी जिससे उसकी पिछली हरकतें विदूषक जैसी लग रही थीं। ये कहा जा सकता है कि यह अब कोई रहस्य नहीं है, तियान बुलुओ ने हंसते हुए कहा। युनक्सियांग काफ़ी युवा और बिगड़ेल है और वह हमेशा डीएस बड़ी ई जैसी उत्कृष्ट शख्सियतों से मोहित रही है जो सीखने की यात्रा के लिए सुप्रीम स्टार जाना चाहती है। स्काई पिनिकल स्टार पर यह कोई रहस्य नहीं है। जिस क्षण आपने उसके बारे में पूछा मुझे पता चल गया कि क्या चल रहा है। इस बार आपकी जिम्मेदारी काफ़ी भारी है। आपका क्या मतलब है? क्या कोई वास्तव में राजकुमारी युनक्सियांग का अपहरण करने की हिम्मत कर रहा है? लिन शेन इस संभावना से चौंक गए। यह असंभव है। अगर कोई सीखने की यात्रा के रास्ते में उसका अपहरण करने की हिम्मत करता है तो यह हमारी दिव्य जाति और सर्वोच्च कबीले दोनों का विरोध करने के बराबर होगा। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा, तियान बुलुओ ने आगे कहा। राजकुमारी युनक्सियांग डीएस बड़ी ई के प्रति अत्यधिक आसक्त है, एक अपूरणीय सीमा तक। स्वर्गीय सम्राट काफ़ी नाखुश थे और इसलिए उन्होंने हमेशा उसे सर्वोच्च कुल में जाने से मना कर दिया था। युनजियांग को सर्वोच्च कुल में जाने देने के लिए उनका अचानक सहमत होना और विशेष रूप से आपको उसे अनुरक्षण करने के लिए नियुक्त करना, आपको वास्तव में नहीं लगता कि यह सिर्फ एक साधारण अध्ययन यात्रा है ना? क्या सम्राट का मतलब है कि मैं राजकुमारी युनजियांग के विचारों को सही करूं?
लिन शेन ने आखिरकार स्वर्गीय सम्राट के असली इरादे को समझ लिया। तियान बुलुओ ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है नस्लीय रैंकिंग सूची में आपका प्रदर्शन डीएस बड़ी ई से कम नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है कि सम्राट चाहते हैं कि आप राजकुमारी युनजियांग को साबित करें कि डीएस बड़ी ई उतनी परिपूर्ण और अजेय नहीं है जितनी वह सोचती है, इस उम्मीद में कि राजकुमारी युनजियांग अपने होश में आएगी और उसके प्रति मोहित होना बंद कर देगी। ये कार्य वास्तव में आपके अलावा किसी और को नहीं सौंपा जा सकता था। आप मुझे बहुत अधिक श्रेय दे रहे हैं। मैं डीएस बड़ी ई का मुकाबला नहीं कर सकता, लिन शेन ने आह भरते हुए कहा, यह महसूस करते हुए कि स्वर्गीय सम्राट द्वारा सौंपे गए कार्य कभी भी उतने सरल नहीं होते जितने वे दिखते हैं। जब लिन शेन राजकुमारी यूनक्सियांग से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि यह मिशन उनकी कल्पना से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वास्तव में उन्होंने पहले ही इसे छोड़ दिया था। लिन शेन, है न? मैं तुम्हें जानती हूँ। आत्मसमर्पण करना ही समझदारी भरा फैसला था। अन्यथा अगर डीएस बड़ी ई ने इसे गंभीरता से लिया तो तुम उसके सामने कुछ नहीं होगे। मामूली चोटें एक बात है, लेकिन मारा जाना बिल्कुल अलग बात होगी, उसने कहा। हालांकि लिन शेन को राजकुमार तियान जियांग द्वारा कही गई पहली कुछ बातों से कुछ हद तक नाराजगी महसूस हुई, लेकिन फिर भी वह उन्हें बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन राजकुमारी यूनक्सियांग ने जो अगली बात कही, उससे लिन शेन ने अनजाने में अपनी आंखें घुमा लीं। डीएस बड़ी ई अपनी पवित्र जैसी उपस्थिति के साथ वास्तव में अपने हाथों को खून से नहीं रंगना चाहिए, राजकुमारी यूनक्सियांग ने कहा। उसका चेहरा प्रशंसा से भर गया। क्या बेवकूफ़ है, लिन शेन ने चुपचाप अपने मन में इस राजकुमारी यूनक्सियांग को लेबल कर दिया। आखिरकार वह सम्राट तियानशु द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त एक अकादमी का प्रमुख था और उसे चोंगगाओ स्टार तक ले जाने का प्रभारी था। फिर भी वह वहां थी, स्वर्गीय जाति की एक राजकुमारी उसके सामने ऐसी बकवास कर रही थी। मूर्ख के अलावा लिन शेन उसे वर्णित करने के लिए कोई और शब्द नहीं सोच सकता था। लिन शेन एक मूर्ख के साथ बहस करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था और उसकी टिप्पणियों को न सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वह एक रहस्य के बारे में सोच रहा था जो तियान बुलुओ ने उसे कल बताया था। राजकुमारी यूनक्सियांग वास्तव में शाही महल में नहीं पली बड़ी थी और वह एक शुद्ध रक्त वाली राजकुमारी भी नहीं थी। इससे पहले अपनी यात्रा के दौरान सम्राट तियानशु ने एक ग्रह पर राजकुमारी यूनक्सियांग की मां का सामना किया और उसके बाद जो हुआ वह एक रोमांटिक संबंध था। इसके बाद सम्राट तियानशु चले गए, लेकिन राजकुमारी यूनक्सियांग की मां गर्भवती हो गई और सालों बाद तियान यूनक्सियांग को पहचान लिया गया और उसके पैतृक वंश में वापस स्वागत किया गया। हालांकि उसकी अत्यधिक सरल परवरिश के कारण उसे शाही महल में जीवन के अनुकूल होने में संघर्ष करना पड़ा। जब तियान बुलुओ ने उसे यह बताया तो लिन शेन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण परवरिश का मामला नहीं था। महिला बिल्कुल मूर्ख थी और तियान बुलुओ ने अपने वर्णन में बहुत सूक्ष्मता बरती थी। हालांकि तियान यूनक्सियांग कुछ हद तक भोली थी, लेकिन सम्राट तियानशु उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी अच्छी देखभाल करते थे। अन्यथा उसके व्यक्तित्व के साथ उसे शाही महल में जीवित रहना मुश्किल लगता। शायद इसलिए कि वह महल के माहौल से असहज थी। तियान यूनक्सियांग बाहर के जीवन के लिए तरसती थी और डीएस बड़ी ई जैसे जन्मजात मजबूत लोगों की बहुत प्रशंसा करती थी। इस बार सम्राट तियानशु ने आखिरकार नरमी दिखाई और उसे सर्वोच्च कबीले के साथ अध्ययन करने के लिए यात्रा करने की अनुमति दी और तियान यूनक्सियांग इससे बहुत खुश थी। लिन शेन ने शुरू में सिर्फ उन तीनों को तियान यूनक्सियांग को सर्वोच्च कबीले तक ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि बहुत से लोग तियान यूनक्सियांग की सर्वोच्च कबीले में जाने की इच्छा के बारे में जानते थे, इसलिए सुरक्षा के लिए लिन शेन ने तियान यूनक्सियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नाइट घोस्ट ट्राइब की 4 बहनों की सहायता ली। ये कोंग, ये यू और ये यून पहले से ही निर्वाण स्तर पर थे और लिन शेन के आश्चर्य के लिए उसे कुछ समय तक न देखने के बाद ये जिंग भी निर्वाण तक पहुंच गई थी। तियान यूनक्सियांग को ले जाने वाले 7 लोग निकल पड़े और 1 दर्जन से ज्यादा बार स्थानांतरण के बाद वे लिन युआन नामक ग्रह पर पहुंचे। ये चोंगगाओ स्टार के सबसे नज़दीकी स्थानांतरण योग्य ग्रह था और यहाँ से चोंगगाओ स्टार तक पहुंचने में अंतरिक्ष यान से 3 दिन से भी कम समय लगेगा। रास्ते में तियान यूनक्सियांग उत्साहित थी, कल्पना कर रही थी कि जब वह डीएस बड़ी ई से मिलेगी तो वह अपना परिचय कैसे देगी और अंतरिक्ष यान पर अभ्यास भी करेगी। लिन शेन का तियान यूनक्सियांग के बारे में आकलन था कि वह सभ्य दिखती थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसके पास एक अतिरिक्त दिमाग था। इसलिए अपने सुरक्षात्मक कर्तव्यों के अलावा लिन शेन और अन्य लोगों ने मूल रूप से उसे अनदेखा कर दिया। उसने जो कुछ भी कहा उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने सुना ही न हो। लेकिन ये तरीका काम नहीं कर रहा था। लिन शेन के पास तियान यूनक्सियांग की गुमराह मान्यताओं को सही करने का छिपा हुआ काम था। अगर वह इसमें विफल हो जाता तो सम्राट तियानशु उसके लौटने पर उसे दोषी ठहराते। तियान यूनक्सियांग जिस मूर्खतापूर्ण तरीके से काम कर रही थी, लिन शेन पहले से ही वापस लौटने पर दंडित होने के लिए तैयार था और इसलिए उसने बस उसकी उपेक्षा की। अगर कोई और होता तो वे उससे मिलने से ही सदमे से मर जाते।
शायद तियान युनजियांग को होश में आने के लिए सिर्फ एक मुलाकात ही काफ़ी होती। लेकिन उसकी आदर्श डीएस बड़ी ही है। लिनशेन को लगा कि व्यक्तिगत रूप से मिलने से वह और भी ज़्यादा जुनूनी हो जाएगी और उसे सही रास्ते पर लाने की उम्मीद और भी कम थी। यहाँ तक कि लिनशेन खुद भी मानते थे कि डीएस बड़ी ही वाकई असाधारण थी। उसे चिंता थी कि रास्ते में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन ये पता चला कि लिनशेन की चिंताएं बेबुनियाद थीं। अगर कोई वास्तविक खतरा होता तो सम्राट तियानशु तियान युनजियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिनशेन को नहीं भेजते। आपका अगला अध्याय माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर इंतजार कर रहा है। जब वे चोंगगाओ स्टार के पास पहुंचे तो लिनशेन ने अंतरिक्ष यान के बाहर तियानजिंग पर्वत देखा। यहीं पर उनके चौथे भाई लिन जियांगडोंग ने पहली बार डीएस बड़ी ई को चुनौती देकर ब्रह्मांड में अपना नाम बनाया, जिसके कारण अपराजित राजा की प्रसिद्धि पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। लिनशेन, अपराजित राजा तुम्हारा भाई है ना? तियान युनजियांग भी बाहर तियानजिंग पर्वत को देख रही थी और वह डीएस बड़ी ई से जुड़ी हर बात के बारे में बहुत स्पष्ट थी। स्वाभाविक रूप से वह अपराजित राजा द्वारा डीएस बड़ी ई को चुनौती दिए जाने का लाइव प्रसारण मिस नहीं करती। लोगों को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी ओर आपका भाई आपसे बहुत पीछे है। उसने डीएस बड़ी ई को सक्रिय रूप से चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? ये केवल इसलिए है क्योंकि डीएस बड़ी ई का दिल दयालु है, इसलिए उसने उसे अपनी जान बचाकर भागने दिया। जब आप वापस आएंगे तो आपको उसे सच में मनाना चाहिए, उसे विनम्र रहने और हर समय हर किसी को चुनौती न देने के लिए कहना चाहिए। कोई और शायद उतना दयालु न हो और उसे जाने दे, और अगर उसे कोई कठोर दिल वाला व्यक्ति मिले तो वह शायद इतना भाग्यशाली न हो, तियान युनजियांग ने कहा, जिससे लिनशेन लगभग गुस्से से भड़क उठे। वह तियान युनजियांग के शब्दों को बर्दाश्त कर सकता था क्योंकि उसे स्वर्गीय सम्राट से विशेषाधिकार और लाभ मिल रहे थे और उसके लिए कुछ नाराज़गी लेना सही था। लेकिन तियान युनजियांग ने अपने चौथे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत की। लिनशेन इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राजकुमार सही कह रहा है, क्या मुझे अपने चौथे भाई को बुलाकर डीएस बड़ी ई से फिर से लड़ने के लिए कहना चाहिए ताकि उसे सबक सिखाया जा सके? लिनशेन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, यह सवाल ही नहीं उठता। वह पहले से ही निर्वाण स्तर पर है और डीएस बड़ी ई अभी भी आरोही स्तर पर है। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि कमज़ोरों को धमकाए? तियान युनजियांग ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। क्या तुमने अभी नहीं कहा कि अगर डीएस बड़ी ई दयालु नहीं होता तो मेरा भाई जिंदा भी नहीं होता? ये कमज़ोरों को धमकाना कैसे बन गया? लिनशेन ने उदासीनता से पूछा। मेरा मतलब ये था कि जब तुम्हारे भाई ने डीएस बड़ी ई को चुनौती दी थी तब वह अभी तक निर्वाण नहीं हुआ था। अब जब वह निर्वाण स्तर पर है, एक आरोही को चुनौती दे रहा है, तो क्या ये कमज़ोरों को धमकाना नहीं है? तियान युनजियांग ने कहा। आप कैसे जानते हैं कि वह उस समय निर्वाण प्राणी नहीं था? लिनशेन ने सीधे जवाब दिया। क्या मुझे ये कहने की ज़रूरत है? क्या यह आम ज्ञान नहीं है? अगर वह निर्वाण प्राणी था तो उसने अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाई और उन आरोही को क्यों नहीं हराया? तियान युनजियांग ने कहा। क्या यह नहीं हो सकता कि मेरा भाई दयालु है? लिनशेन के मुंह पर ठंडी मुस्कान आ गई। क्या मीठा स्वभाव! अगर आपका भाई निर्वाण प्राणी था और फिर भी डीएस बड़ी ई को चुनौती देता तो इसका मतलब होगा कि उसके पीछे छिपे इरादे थे। तियान युनजियांग का चेहरा भी गंभीर हो गया। अगर मेरे भाई के छिपे इरादे होते तो क्या डीएस बड़ी ई अभी भी जिंदा होता? लिनशेन ने धीरे से कहा। वह जिंदा क्यों नहीं होता? अपराजित राजा का डीएस बड़ी ई से कोई मुकाबला नहीं है। तियान युनजियांग की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तो चलो अब उन्हें लड़ने दो। मैंने पहले ही कहा है कि वह अब निर्वाण स्तर पर है, वह आरोही स्तर पर किसी को कैसे धमका सकता है? तियान युनजियांग अधीर हो रहा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा भाई दयालु है? मैं गलत नहीं था। लिनशेन ने पलटवार किया। मैंने कहा है, वह डीएस बड़ी ई से कोई मुकाबला नहीं है। तो चलो उन्हें लड़ने दो। तुम! तियान युनजियांग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके दांत ऐसे निकले जैसे वह कोई शेरनी हो जो किसी को काटने वाली हो। लिनशेन ने अब तियान युनक्सियांग पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि फ्लायर अब चोंगगाओ स्टार के पास पहुंच रहा था और स्पेसपोर्ट के नीचे सुप्रीम कबीले के सदस्य हमारा स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। फ्लायर की स्क्रीन के जरिए तियान युनक्सियांग ने प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे कर्मियों को देखा और उनका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की शक्ल को स्पष्ट रूप से देखने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से एक चौड़ी मुस्कान में फैल गए जो लगभग उसके कानों तक पहुंच गई। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में अपना रोमांच पाएं। डीएस बड़ी ई वास्तव में मेरा स्वागत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आए हैं। तियान युनक्सियांग का शरीर उत्साह से थोड़ा कांप उठा और उसकी आवाज़ कुछ हद तक हवा में थी। लिनशेन ने भी प्लेटफॉर्म पर डीएस बड़ी ई को देखा और थोड़ा हैरान हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्तिगत रूप से तियान युनक्सियांग का स्वागत करने आएगा।
हालांकि तियान युनक्सियांग को स्वर्गीय जाति की राजकुमारी का महान दर्जा प्राप्त था, सर्वोच्च कबीले के लिए स्वर्गीय जाति के राजकुमारों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था और आमतौर पर उन्हें केवल राजनयिक विभाग द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। डीएस बड़ी ई द्वारा व्यक्तिगत स्वागत वास्तव में तियान युनक्सियांग को पर्याप्त सम्मान दे रहा था। स्पेसपोर्ट के नियंत्रण टॉवर के आदेश के तहत फ्लायर धीरे धीरे लैंडिंग पैड पर उतरा। मेकअप मिरर पकड़े हुए तियान युनक्सियांग ने बार बार अपनी शक्ल देखी और लगातार अपने बगल में खड़ी ये जिंग से पूछा कि क्या उसका मेकअप ठीक है। ये जिंग ने उसे पहले ही कई बार आश्वस्त किया था कि सब ठीक है, लेकिन तियान युनक्सियांग, जैसे कि उसने सुना ही न हो, बार बार पुष्टि करने के लिए पूछती रही। वह वास्तव में घबराई हुई लग रही थी। लिन शेन को वास्तव में नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। फ्लायर के पूरी तरह से रुकने से पहले ही तियान युनक्सियांग पहले से ही निकास द्वार पर खड़ी थी, चुपचाप उन अभिवादन पंक्तियों का अभ्यास कर रही थी जो उसने कई बार तैयार की थीं। जैसे ही हैच खुला, तियान युनक्सियांग ने शालीनता से बाहर कदम रखा। ये जिंग और ये कोंग उसके बाएं और दाएं पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि सभी बारी बारी से फ्लायर से उतर रहे थे। सुप्रीम कबीले के काम करने वाले कर्मचारियों के साथ डीएस बड़ी ई नीचे इंतजार कर रही थी। अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए तियान युनक्सियांग सीढ़ियों से नीचे उतरी, पसीने से तर, घबराई हुई हथेलियों के साथ डीएस बड़ी ई की ओर बढ़ी, जिसे उसने उससे हाथ मिलाने से पहले चुपचाप अपने शरीर पर पहुंचा। आखिरकार तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख रही हूं, तियान युनक्सियांग ने कहा जब डीएस बड़ी ई और अन्य कर्मचारी उसके पास आए, धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल वह वहीं स्तब्ध खड़ी रही। डीएस बड़ी ई ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसके बगल में सुप्रीम कबीले के एक कर्मचारी ने आगे बढ़कर तियान युनजियांग से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, चोंगाओ स्टार में आपका स्वागत है, मैं हुआ लीना हूँ, चोंगाओ स्टार की विदेश मंत्री। तियान युनजियांग ने हुआ लीना की बात नहीं सुनी, वह दंग रह गई जब डीएस बड़ी ई उसके पास से गुजरी। सिर घुमाकर उसने देखा कि डीएस बड़ी ई लिन शेन के पास आ रहा है, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और लिन शेन से हाथ मिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, लिन शेन, हम फिर मिलेंगे। लिन शेन को उम्मीद नहीं थी कि डीएस बड़ी उसके पास आकर उससे हाथ मिलाएगा। उसने तियान युनजियांग द्वारा की गई सभी छोटी छोटी हरकतें देखी थीं। उसने अनुमान लगाया कि तियान युनजियांग अब गुस्से से उबल रहा होगा। स्पष्ट रूप से उसने डीएस बड़ी ई के प्रति तियान युनजियांग के मोह को कम करके आंका था। भले ही उसे डीएस बड़ी ई ने ठुकरा दिया था, लेकिन जब तियान युनजियांग को होश आया तो उसने सोचा, डीएस बड़ी ई बहुत शालीन है, वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का भी सम्मान करता है। आखिरकार उनके बीच पहले भी बातचीत हुई है, इसलिए ये सही है कि वह पहले लिन शेन का अभिवादन करे। डीएस बड़ी ई वाकई बहुत सज्जन है। तियान युनजियांग ने सोचा कि डीएस बड़ी ई के लिन शेन से हाथ मिलाने के बाद वह उससे हाथ मिलाएगा। लेकिन डीएस बड़ी ई के लिन शेन से हाथ मिलाने के बाद वह लिन शेन के पास खड़ा हो गया और बातचीत करने लगा। उसने उसके पास आने का कोई इरादा नहीं दिखाया, उसकी तरफ देखा तक नहीं। डीएस बड़ी ई वाकई एक आदर्श सज्जन है। शायद वह मुझसे हाथ मिलाने में बहुत शर्मिंदा था क्योंकि पुरुष और महिला अलग अलग होते हैं, इसलिए उसने मुझे होस्ट करने के लिए सुप्रीम कबीले की एक महिला सदस्य को विशेष रूप से ढूंढा। यह उसका बहुत विचारशील और प्यारा काम है। तियान युनजियांग ने खुद को इस तरह से सांत्वना दी। लिन शेन ने तियान युनजियांग पर नज़र रखते हुए डीएस बड़ी ई से सहजता से बातचीत की। उसने शुरू में सोचा था कि डीएस बड़ी ई की अनदेखी के कारण तियान युनजियांग निश्चित रूप से नाराज हो जाएगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जब उसने डीएस बड़ी ई को देखा तो उसकी आंखें और भी चमक उठीं, छोटे सितारों की तरह टिमटिमा रही थीं। हुआ लीना के बार बार याद दिलाने के बाद तियान युनजियांग ने आखिरकार उसके मार्गदर्शन में बंदरगाह में प्रवेश किया और फिर उसे एक निर्दिष्ट कार द्वारा उनके व्यवस्थित आवास पर ले जाया गया। चोंगगाओ स्टार पर वातावरण बहुत पुराना लग रहा था, कुछ विशेष रूप से उच्च तकनीक वाली वस्तुओं की उपस्थिति के बावजूद। आप शायद ही कोई आधुनिक इमारत देख सकते थे, गगनचुंबी इमारतों की तो बात ही छोड़िए। आसमान में कोई उड़ने वाला वाहन भी नहीं था, इसके बजाय सड़कों पर कई कारें इधर उधर घूम रही थीं। ये जिनकी 4 लड़कियों ने तियान युनजियांग के साथ एक कार साझा की, जिसे हुआ लीना ने एस्कॉर्ट किया, जबकि डीएस बड़ी ई और लिन शेन उनके पीछे एक अन्य कार में थीं। जब से मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, हमारी लड़ाई को निपटाने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे लगता है कि तुम भी ऐसा ही महसूस कर रहे हो, लिन शेन के बगल में बैठी डीएस बड़ी ई ने कहा। लिन शेन ने खुद से सोचा, वही। बिल्कुल नहीं, कौन तुम्हारे साथ लड़ने के लिए उत्सुक है? मेरे पास निश्चित रूप से उस तरह का फुर्सत का समय नहीं है। इस डर से कि डीएस बड़ी ई गलत समझ सकती है, लिन शेन ने जल्दी से कहा, मैं एक मिशन पर हूं जिसके लिए मुझे राजकुमारी युनक्सियांग की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसलिए मैं उसे लापरवाही से नहीं छोड़ सकता। वह डीएस बड़ी ई से लड़ना नहीं चाहता था, जीतने से कोई लाभ नहीं होगा, और सर्वोच्च कबीले के मैदान पर होने के कारण वे इसके सदस्यों द्वारा निशाना भी बनाए जा सकते हैं। मुसीबत की तलाश क्यों करें?
ये सुनकर DS बड़ी ई थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, आप लोगों को पहले आराम करना चाहिए। लिन शेन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वे पहले ही होटल पहुंच चुके थे और DS बड़ी ई कार से बाहर निकल गई। सौभाग्य से DS बड़ी ई ने कोई अप्रिय व्यवहार नहीं दिखाया। सभी लोग होटल में दाखिल हुए और हुआलीना के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद DS बड़ी ई दूसरों से पहले निकल गई। हुआलीना ने होटल के कर्मचारियों से तियान यूनिक्सियान के लिए आवास की व्यवस्था करने को कहा और लिन शेन के साथ कुछ संबंधित मामलों पर चर्चा की। स्काई पिनिकल स्टार की तरह चोंगगाओ स्टार भी रहने और रिटायरमेंट के लिए बहुत उपयुक्त था। यहाँ तक कि होटल भी बगीचे की तरह था, जिसमें अलग अलग ग्रहों के विभिन्न पौधे लगाए गए थे। इसके अलावा यहाँ के पौधे असली देशी प्रजाति के थे, जिनमें किसी भी बेस म्यूटेड मेटल या क्रिस्टल के पौधे नहीं थे। राजकुमारी, मंत्री हुआ ने व्यवस्था की है और आप कल सुप्रीम अकादमी की प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकती हैं। यदि आप पास हो जाती हैं तो आप अकादमी में रह सकती हैं और अध्ययन कर सकती हैं, और वे आपके जीवन और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आप पास नहीं होती हैं तो आपको स्काई पिनिकल स्टार में वापस जाना होगा। लिन शेन ने तियान युनजियान को कार्यक्रम की जानकारी दी। मैं निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लूंगा, तियान युनजियान ने लिन शेन की ओर देखते हुए कहा। क्या आपने उन्हें बताया कि मैं DS बड़ी ई के समान शिक्षक के अधीन अध्ययन करना चाहता हूं? मैंने किया, लेकिन सुप्रीम अकादमी टेस्ट स्कोर के आधार पर शिक्षकों को नियुक्त करती है। यदि आप DS बड़ी ई के समान शिक्षक के अधीन अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। लिन शेन दिमागी रूप से मृत लड़की की सोच को ठीक नहीं कर सका और केवल यह आशा कर सकता था कि तियान यूनिक्सियान परीक्षा पास न करे। लिन शेन को सम्राट तियानशु द्वारा उसे दिए गए कार्य से कोई लगाव नहीं था। यदि किसी से लड़ने की बात होती तो जब तक वह पर्याप्त रूप से मजबूत होता, वह कार्य पूरा कर सकता था। भले ही इसमें पैसे की मांग शामिल हो, लेकिन इसे प्राप्त करने के तरीके थे। हालांकि किसी की सोच को बदलने की कोशिश करना कुछ ऐसा था जिसे वह शुरू में असंभव पाता था। उसके पास ऊर्जा थी, लेकिन उसे लागू करने के लिए कहीं नहीं था। यदि तियान यूनिक्सियान उसकी अपनी संतान होती तो एक अच्छी पिटाई से काम चल जाता। यदि एक पिटाई से काम नहीं चलता तो दूसरी पिटाई से काम चल जाता। दुर्भाग्य से वह आखिरकार एक राजकुमारी थी और लिन शेन उस पर हाथ नहीं डाल सकता था, जिससे वह काफी निराश हो गया। सुप्रीम स्टार पर स्वर्गीय जाति के शाही बच्चे को भी कोई विशेष उपचार नहीं मिला। उन्हें होटल भेजे जाने के बाद हुआलीना और अन्य लोगों ने दैनिक मुद्दों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक दूतावास कर्मचारी को छोड़ दिया और फिर सभी राजनयिक चले गए। अगले दिन सुबह कर्मचारियों ने उन्हें सुप्रीम अकादमी में पहुंचाया। सुप्रीम अकादमी में पहुंचने के बाद ही लिन शेन को एहसास हुआ कि तियान युनजियान को इतना अनदेखा क्यों किया गया था। ऐसा नहीं था कि उसे अनदेखा किया गया था, बल्कि उसे पहले से ही काफी ध्यान दिया गया था। इस दौरान सुप्रीम अकादमी छात्रों का नामांकन कर रही थी। विभिन्न जातियों के कई लोग प्रवेश परीक्षा देने के लिए चोंगगाओ स्टार आए थे। राजकुमार और राजकुमारियां 1 दर्जन से भी ज्यादा थे। हर कोई अपने आप आया था, उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। हुआलीना द्वारा तियान युनजियान का स्वागत करने वाले सुप्रीम कबीले ने पहले ही सम्राट तियानशु के प्रति बहुत सम्मान दिखाया था। सर्वोच्च कुल वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे प्रमुख जाति के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, जो सभी नदियों के प्रवाह को गले लगाता है। ऐसी उदारता और भव्यता सामान्य जातियों के लिए तुलना से परे है। तियान युनजियान सर्वोच्च अकादमी के द्वार पर गहरी सांस लेते हुए खड़ा था, मानो हवा भी मीठी हो। लिन शेन ने चुपके से हंसते हुए कहा, आपकी टिप्पणी अप्रत्यक्ष रूप से आपकी अपनी जाति का अपमान कर रही है। चारों ओर देखते हुए तियान युनजियान ने DS बड़ी ई को नहीं देखा और बहुत निराश महसूस किया। लिन शेन और अन्य लोगों ने उसे परीक्षा हॉल में भेजने के बाद वे अकादमी के सार्वजनिक क्षेत्रों में घूमे। पूरी परीक्षा प्रक्रिया में पूरा 1 दिन लग जाता था और परीक्षा हॉल के अंदर सुरक्षा सर्वोच्च कुल द्वारा संभाली जाती थी, जो गैर परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं देता था। विभिन्न जातियों के सभी परीक्षार्थियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया गया, कोई अपवाद नहीं बनाया गया। ऐसा कहा जाता है कि परीक्षा हॉल के अंदर कई अमर देवता तैनात थे और सर्वोच्च अकादमी में स्वयं कई अमर शिक्षक थे, इसलिए कोई भी यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। सर्वोच्च कुल के लोग निश्चित रूप से जीवन का आनंद लेना जानते हैं। ये जिंग ने टिप्पणी की, ये जगह जायंट रिंग स्टार के वातावरण से कहीं बेहतर है। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, फिर भी एक भी बेस म्यूटेशन पौधा नहीं है, जो कि काफी दुर्लभ है। समूह ने अपनी सैर जारी रखते हुए बातचीत की। सुप्रीम अकेडमी का शैक्षणिक माहौल असाधारण था। हर जगह अलग अलग जातियों के प्राणियों के समूह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए देखे जा सकते थे। उन्होंने चर्चा में शामिल होने वाले बाहरी लोगों को अस्वीकार नहीं किया, न ही उन्हें कोई उनकी बातचीत सुनने से कोई ऐतराज था। यहाँ तक कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो जानबूझकर ऊंची आवाज में बोलते थे, जो पास से गुजरने वालों को अपने सिद्धांतों का प्रचार करते थे।
कुछ देर सुनने के बाद लिन शेन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि चर्चा किए जा रहे कई मुद्दे अत्यधिक उन्नत विकास कौशल या तकनीकें थीं, जिनमें से कुछ में ऐसे सिद्धांत और नवाचार शामिल थे जिनके बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर अधिक सामग्री का अनुभव करें। अगर मुझे अभ्यास शुरू करने पर यहाँ अध्ययन करने का अवसर मिलता तो शायद मैं कुछ महान बन सकता था, लिन शेन ने सोचा। सुप्रीम अकादमी में प्रवेश के लिए बुनियादी आवश्यकता एक प्राकृतिक आरोही होना है। हम मनुष्यों के पास शायद कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जो उस सीमा को पूरा कर सके। नामांकन की तो बात ही छोड़िए, सिर्फ आवेदन करने के लिए अर्हता प्राप्त करना ही सवाल से बाहर है। ओयांग यूडू ने हंसते हुए कहा, इसके अलावा आपने सुप्रीम अकादमी में भाग नहीं लिया और आप अभी भी एक शीर्ष इकाई हैं। भले ही आपने नामांकन किया होता, लेकिन इससे आप अब जितना बेहतर हैं उससे ज़्यादा बेहतर नहीं होते। लिन शेन कुछ कहने ही वाले थे कि उन्हें पास से एक आवाज़ सुनाई दी, कुएं में रहने वाले मेढक को महासागर के बारे में कुछ नहीं पता। आत्मा महत्वपूर्ण अज्ञानी। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पीठ पर ड्रैगन के पंख लगाए हुए अकादमी में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड में से एक के सामने खड़ा था, जो व्यस्तता से कुछ लिख रहा था। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन चूंकि वह वहां अकेला व्यक्ति था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वह वक्ता था। ये जिंग और ये यूं अपमानित महसूस कर रहे थे। वे उससे भिड़ना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि वह उनका अपमान क्यों कर रहा है, लेकिन लिन शेन ने उन्हें रोक दिया। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या कहते हैं। लिन शेन अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, या इसलिए कि हमारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं है? उन्हें आश्चर्य हुआ। उस आदमी ने एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की, दोस्त, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है न? लिन शेन ने भौहें सिकुड़ी और उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त कौन है? तुम इसके लायक नहीं हो। आदमी ने पलट कर देखा। उसका चेहरा सुंदर था लेकिन भाव ठंडा था। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, लिन शेन ने शांत भाव से जवाब दिया, बिना किसी नाराजगी के। मैं तुम्हें क्यों जानूं? आदमी ने उपहास किया। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो तुम कैसे जानते हो कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लायक नहीं हूं? लिन शेन ने पलटकर जवाब दिया। वह आदमी क्षण भर के लिए चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि उसे लिन शेन से इस तरह जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। उसके चेहरे पर भाव जम गए और उसने कहा, जो लोग अकादमी में प्रवेश के लिए भी योग्य नहीं हैं, लेकिन इसे नीची नज़र से देखते हैं, वे कुएं के तल पर मेंढकों के अलावा कुछ नहीं हैं, निश्चित रूप से मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। अगर सुप्रीम अकादमी में प्रवेश न करने का मतलब कुएं के तल पर मेंढक होना है, तो तुम्हारा कुआं बहुत छोटा है, ये जिंग ने पलटकर जवाब दिया। असहमत। इसे देखें, अगर तुम इसे हल कर सकते हो तो मैं जो कुछ भी कहा था उसे वापस ले लूंगा। आदमी ने ब्लैकबोर्ड की ओर इशारा किया। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकबोर्ड सुपीरियर अकादमी में आम दृश्य थे, जो खेल के मैदानों, बगीचों, गलियारों में लगभग हर जगह स्थित थे। कोई भी व्यक्ति जब चाहे इन ब्लैकबोर्ड पर अपने विचार लिख सकता था, या दूसरों के साथ चर्चा के दौरान बिंदुओं को प्रस्तुत करने और मान्य करने के लिए उनका उपयोग कर सकता था। लिन शेन और अन्य लोगों ने पहले ही कई छात्रों को इन ब्लैकबोर्ड पर लिखते और ऊर्जावान तरीके से बहस करते देखा था। कुछ समस्याएं वास्तव में गंभीर थीं और उनकी चर्चाएं शीर्ष स्तरीय कौशल पहेली से कम नहीं थीं। लिन शेन एक छात्र के साथ बहस नहीं करना चाहता था, जब ये जिंग पहले से ही ब्लैकबोर्ड की सामग्री की जांच करने के लिए उसके पास आ चुका था। कुछ देर तक बिना बोले देखने और अपनी भौहें सिकोड़ने के बाद ये जिंग की अभिव्यक्ति लगातार तनावपूर्ण होती गई। वह आदमी हाथ जोड़कर खड़ा था, उसका चेहरा उपहास से भरा हुआ था। सोच रहा था, जैसा कि मैंने सोचा था, एक पेड़ के नीचे मेंढकों का एक झुंड। खैर, 1001 अनसुलझे कौशल के बारे में अनभिज्ञ और अनभिज्ञ, फिर भी इसे हल करने का प्रयास करने का साहस। बेशक लिन शेन और अन्य लोगों को नहीं पता था कि 1001 अनसुलझे कौशल क्या था। वास्तव में अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे। ये सुप्रीम अकादमी द्वारा संकलित एक संग्रह था, जिसमें 1001 तकनीकें शामिल थीं जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया था। हालांकि इसे अनसुलझा माना जाता था, लेकिन समाधान मौजूद थे या नहीं यह अनिश्चित था। मूल 1001 समाधानहीन कौशल जो बहुत समय पहले एकत्र किए गए थे, उनका नाम अटका हुआ था, भले ही अब सूची में 1 लाख से अधिक तकनीकें शामिल हैं। शुरुआती बैच में से आधे से अधिक पहले ही हल हो चुके थे, केवल 100 से कुछ अधिक अभी भी अनसुलझे के रूप में वर्गीकृत हैं। ये व्यक्ति जिस समस्या का अध्ययन कर रहा था, सज्जन को जार में आमंत्रित करना, उन अनसुलझे कौशलों में से एक था जो 1001 अनसुलझे कौशल के पहली बार पेश किए जाने के बाद से अनसुलझे बने हुए थे। ये दुविधा प्रमुख जातियों में भी जानी जाती थी, इसलिए उस व्यक्ति ने यह मान लिया कि लिन शेन और उसके साथी कुएं के तल पर अज्ञानी मेढक थे, जो इस तरह की प्रमुख समस्या से अपरिचित थे और फिर भी दुस्साहपूर्वक सोच रहे थे कि वे इसे हल कर सकते हैं। एक तरह से वह व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं था। ये बहनें विशालकाय रिंग स्टार पर एक गुप्त जीवन जी रही थीं, और लिन शेन और उनके 2 साथी हाल ही में ब्रह्मांड में गए थे, इसलिए उनका अनुभव वास्तव में सीमित था। उन्हें कुएं के तल पर मेढक के रूप में वर्णित करना गलत नहीं था।
ये देखकर कि ये जिंग चुप रहा, लिन शेन और अन्य लोग भी पास आए और ब्लैकबोर्ड पर लिखी सामग्री को देखा। लिन शेन ने ब्लैकबोर्ड पर लिखी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि यह केवल एक सिद्धांत था और वास्तविक कौशल नहीं था जिसका उपयोग वास्तविक युद्ध में किया जा सकता था। सिद्धांत रूप में लिन शेन वास्तव में इसे हल नहीं कर सकता था जब तक कि वह सीधे ताकत से पराजित न हो जाए या चकमा देकर पीछे न हट जाए, लेकिन इसे कौशल हल करना नहीं माना जाएगा। वेई वुफू और ओयांग यूडू ने भी देखा और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वे भी इसे हल नहीं कर सकते थे। ये जिंग की 4 महिलाओं के इसे हल करने की संभावना और भी कम थी, क्योंकि उनकी विशेषता काउंटरिंग या कौशल को तोड़ने में नहीं थी। उनकी ध्वनि की शक्ति को देखते हुए उन्हें आमतौर पर करीबी मुकाबले में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी और उनका मुकाबला करने का तरीका अलग था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। जेंटलमैन को जार में आमंत्रित करना चाल सैद्धांतिक रूप से सभी ऊर्जा को इसमें रोल करने के लिए साइफनिंग विधि का उपयोग कर सकती है। हालांकि ऐसी साइफनिंग विधि केवल सिद्धांत में ही मौजूद थी और वास्तव में किसी ने इसमें महारत हासिल नहीं की थी, इसलिए फिलहाल ये केवल एक अनुमान ही रहा। लिन शेन ने सोचा, अगर वह वास्तव में इस कौशल का सामना करता है तो वह इसे सीधे फिंगर सैंड का उपयोग करके गति का लाभ उठाने देगा। चूषण जितना मजबूत होगा, ये फिंगर सैंड की गति और शक्ति को उतना ही बढ़ाएगा। बिना मिसफायरिंग के बारे में चिंता किए, यह अफसोस की बात है कि इसे अभी भी कौशल पर हावी होने के रूप में गिना जाएगा। अगर यह ओयांग यूडू होता तो यह इस बात पर निर्भर करता कि कौन किसको पछाड़ सकता है, लेकिन संभवतः कोई भी ओयांग यूडू को पछाड़ नहीं सकता। इस प्रकार ओयांग यूडू का सामना करना ये कौशल अपने प्रतिद्वंद्वी से मिलने जैसा होगा और उसे कौशल को तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वेई वुफू के विचार सरल थे, जब कोई दुश्मन उससे लड़ता तो वह उन्हें इस कौशल को निष्पादित करने का मौका ही नहीं देता, क्योंकि सज्जन को जार में आमंत्रित करना के सिद्धांत के अनुसार इस कौशल को साइफनिंग प्रभाव को प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार की शक्तियों के समन्वय की आवश्यकता होती है, जिससे इसका उपयोग करना कुछ हद तक बोझिल हो जाता है। उसी स्तर पर यह संभावना नहीं थी कि कोई भी वेई वुफू के सामने इस कौशल को निष्पादित कर सकता था। यदि दूरी बढ़ा दी जाती तो ये कौशल अपना महत्व खो देता और खतरा पैदा करने में विफल हो जाता। लेकिन तीनों के विचारों को कौशल का उचित उल्लंघन नहीं माना जा सकता था, इसलिए वे केवल अपना सिर हिला सकते थे। ऐसा लगता है कि हम कुएं में मेढक बन गए हैं, इस गड़बड़ी के लिए हमें खेद है, लिन शेन ने जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। ऐसे सैद्धांतिक कौशल को पेशेवरों को ही संभालने देना चाहिए, उन्हें उन पर समय बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ब्रह्मांड में इतने सारे कौशल होने के कारण लिन शेन संभवतः उनमें से प्रत्येक का अभ्यास नहीं कर सकते थे। कुछ पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा विकल्प था। कम से कम आपके पास कुछ आत्म जागरूकता है, आदमी ने टिप्पणी की। ये देखकर कि लिन शेन ने बहस नहीं की, वह उब गया और बोलना बंद कर दिया। उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखना और रेखाचित्र बनाना जारी रखा, सज्जन को जार में आमंत्रित करने की व्यवहार्यता की खोज की। वह किसी प्रतिवाद पर शोध नहीं कर रहा था, बल्कि सैद्धांतिक कौशल को वास्तविकता में बदलने की कोशिश कर रहा था। लिन शेन कुछ दूर चले थे जब उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ और वे उस आदमी के पास खड़े हो गए, बोर्ड पर सामग्री को ध्यान से देखते हुए। जब लिन शेन देख रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया। जब उन्होंने पहली बार इन सिद्धांतों को देखा तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसे ठीक से समझ नहीं पाए उसकी उंगली पर यह क्या था। ध्यान से सोचने के बाद तथाकथित सज्जन को जार में आमंत्रित करना केवल मडफिश पकड़ने का कौशल नहीं था जो ची शिन्हुओं ने उसे सिखाया था। हालांकि विवरण में कुछ अंतर थे, लेकिन प्रभाव समान थे, विभिन्न साधनों के माध्यम से एक ही लक्ष्य तक पहुंचने का एक उदाहरण। क्या अभी भी हार नहीं मान रहे? मैं आपको सच बताता हूं, ये कौशल हमारी सर्वोच्च अकादमी के 1001 अनसुलझे कौशलों में से एक है। सर्वोच्च अकादमी की स्थापना के बाद से अनगिनत प्रतिभाशाली और शीर्ष विशेषज्ञों ने इसे हल करने में सक्षम होने के बिना कई बार इसका अध्ययन किया है। न केवल आप बल्कि डीएस बड़ी भी इस कौशल को नहीं तोड़ सके, उस आदमी ने ठंडी झल्लाहट के साथ कहा। क्या ये कौशल वास्तव में इतना शक्तिशाली है? लिन शेन मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता था। वह सर्वोच्च अकादमी में उन लोगों की क्षमताओं पर सवाल नहीं उठा रहा था, लेकिन वह आश्चर्यचकित था कि ची शिन्हुओं का कौशल इतना दुर्जेय था। जब वह सामान्य रूप से इसका अभ्यास करता था तो उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होता था कि यह विशेष चाल कोई विशेष है। यदि ये दुर्जेय कौशल न होता तो ये समाधानहीन कौशल कैसे हो सकता था? हालांकि ये कौशल वर्तमान में केवल सिद्धांत में ही मौजूद है और कोई भी इसे मास्टर करने में सक्षम नहीं है। इसे तोड़ने का तरीका तो दूर की बात है, आदमी ने कहा। लिन शेन के रवैये को काफ़ी अच्छा देखकर और थोड़ा विस्तार से बताने का फैसला किया। यह इतना कठिन नहीं हो सकता है, लिन शेन ने याद किया। शुरू में ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण लग रहा था, लेकिन हो द्वारा उसे कार्ड टचिंग अभ्यास सिखाने के बाद लिन शेन ने जल्दी से इसमें महारत हासिल कर ली और उसे यह विशेष रूप से कठिन नहीं लगा। बेशक
हो द्वारा उसे सिखाया गया मडफिश कैचिंग स्किल सिद्धांत द्वारा समर्थित नहीं था, बल्कि अभ्यास के माध्यम से विकसित एक कौशल था। इसलिए जब लिन शेन अभी इन सिद्धांतों को पढ़ रहा था तो वह उन्हें तुरंत समझ नहीं पाया। अब इन सिद्धांतों की समीक्षा करने के बाद उसे मडफिश कैचिंग स्किल की गहरी समझ प्राप्त हुई, एक एपिफनी का अनुभव हुआ। वह खुद नहीं जानता था कि मडफिश कैचिंग स्किल में वास्तव में इतना जटिल सिद्धांत शामिल है, और उसे आश्चर्य हुआ कि क्याची शिन्हो इन सिद्धांतों से अवगत था। इतना कठिन नहीं है, फिर इसका अभ्यास करो और मुझे दिखाओ। यदि तुम इसमें महारत हासिल कर सकते हो तो तुम जहां भी हो, मैं दुष्ट कियानचुन तुमसे दूर रहूंगा, दुष्ट कियानचुन ने अपने मुंह को मोड़ते हुए कहा। विभिन्न कुलों के बहुत से शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने, जिनमें सर्वोच्च कुल के कई शीर्ष शक्तिशाली लोग शामिल हैं, इसका अध्ययन न जाने कितने वर्षों तक किया था और फिर भी वे इस चाल को समझ नहीं पाए। दुष्ट कियानचुन खुद भी काफी समय से शोध कर रहा था और अभी भी अनभिज्ञ था। लिन शेन के अपमानजनक बयानों को पचाना उसके लिए कठिन था। मैं ऐसा दावा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यदि और कुछ नहीं है तो जल्दी से चले जाओ, यहाँ मेरा समय बर्बाद मत करो, दुष्ट कियानचुन ने कहा, जिसे लिन शेन के साथ बेकार की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उसने तुरंत उसे जाने के लिए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्या मैं यहाँ की सामग्री की एक तस्वीर ले सकता हूँ जिसे मैं एक यादगार के रूप में रख सकूँ? लिन शेन वापस जाकर इसका अध्ययन करना चाहता था, और मडफिश कैचिंग के लिए एक सैद्धांतिक आधार होने से वह इसे पहले की तरह बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल करने से बच जाएगा। अपनी तस्वीर लो और बाहर निकल जाओ। दुष्ट कियानचुन को परवाह नहीं थी कि लिन शेन ने तस्वीरें ली या नहीं, क्योंकि सामग्री पहले से ही अकादमी में सभी के लिए उपलब्ध थी और पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। लिन शेन ने ब्लैकबोर्ड पर सामग्री की तस्वीरें लीं, फिर वे और अन्य लोगों के साथ चले गए। सुप्रीम अकादमी मूल रूप से एक बड़ा शहर था। वे आधे दिन तक घूमते रहे और फिर भी पूरी अकादमी को कवर नहीं कर पाए। मैंने आज आपको अकादमी दिखाने का इरादा किया था, लेकिन कुछ मुद्दे सामने आए, मुझे खेद है, डीएस बड़ी ने कहा जब वह विपरीत दिशा से आया जबकि वे अभी भी दौरा कर रहे थे। अपने काम पर जाओ, हम अपने आप ठीक रहेंगे, लिन शेन ने जवाब दिया, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दौरा करने के लिए विशेष रूप से उत्सुक नहीं था जिसे वह मुश्किल से जानता था। अब सब ठीक हो गया है, मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह पर ले जाऊंगा। लिन शेन को असहज देखकर डीएस बड़ी ने कहा, चिंता मत करो, यह अकादमी के अंदर ही है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, और मैं गारंटी देता हूं कि मैं परीक्षा समाप्त होने से पहले तुम्हें परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर वापस पहुंचा दूंगा। लिन शेन चुप हो गया, डीएस बड़ी को मना करने का कारण सोचते हुए। डीएस बड़ी, अब समय हो गया है। लिन शेन अभी तक कोई बहाना नहीं बना पाया था जब उसने पास की एक इमारत के अंदर से किसी को डीएस बड़ी का नाम पुकारते हुए सुना। अपना सिर घुमाते हुए लिन शेन चौंक गया। इमारत से बाहर निकलने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अदृश्य था, एक मोटी मोज़ेक में ढका हुआ था। शिक्षक, मैं अभी आता हूँ। डीएस बड़ी ने जल्दी से लिन शेन की ओर रुख किया और कहा, लिन शेन, हमारे साथ आओ, तुम निराश नहीं होगे। मैं सम्मानपूर्वक पालन करूंगा। लिन शेन ने अपना पिछला रुख बदलते हुए सीधे सहमति जताई। अप्रत्याशित रूप से उसे यहाँ अग्नि बीज धारण करने वाले किसी व्यक्ति का सामना करना पड़ा। भले ही वह अग्नि बीज प्राप्त न कर सके, लेकिन उसे कम से कम ये समझने की आवश्यकता थी कि अग्नि बीज धारण करने वाला यह व्यक्ति वास्तव में कौन था। ये कौन है? जैसे ही वह व्यक्ति पास आया, लिन शेन ने जल्दी से डीएस बड़ी से पूछा। डीएस बड़ी ने परिचय कराया, यह मेरे पुराने शिक्षक लू रैन हैं। लू रैन का नाम सुनते ही लिन शेन अपने दिल में एक हल्का झटका महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और चुपचाप सोचने लगे, क्या ये वास्तव में ऐसा संयोग हो सकता है? क्या वह टाइगर कबीले का दानव गुरु नहीं है, जिसका नाम लू रैन है, जिसने मुझे सर्वोच्च कबीले को संदेश देने के लिए कहा था? लिन शेन एक पल के लिए कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति को दानव गुरु डैमन बोन ने खोजा था, वह वास्तव में डीएस बड़ी की पुरानी शिक्षिका थी, और इसके अलावा एक मोज़ेक धारण करने वाली महिला थी। ये देखकर कि लिन शेन अभिवादन किए बिना उसे घूरता रहा, लू रैन को तुरंत लगा कि वह बहुत असभ्य था, और कुछ नाराजगी के साथ उसने कहा, डीएस बड़ी, अब और समय बर्बाद मत करो। शिक्षक, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहूंगा, डीएस बड़ी ने सम्मानपूर्वक पूछा। आप तय करें, लू रैन ने उत्तर दिया, लिन शेन को पसंद नहीं करते हुए लेकिन डीएस बड़ी को रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए। लिन शेन स्वाभाविक रूप से इस अवसर को नहीं चूकना चाहते थे और डीएस बड़ी का अनुसरण करते हुए लू रैन के पीछे चल पड़े। डीएस बड़ी, हम कहाँ जा रहे हैं? लिन शेन ने चलते हुए पूछा। उसे लगा कि उसे डीएस बड़ी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए, क्योंकि इससे उसे एक अच्छा साथी मिल सकता है। लू रैन के करीब जाने और अग्नि बीज प्राप्त करने का मौका। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डीएस बड़ी ने लिन शेन के सवाल का जवाब दिए बिना एक रहस्यमय मुस्कान के साथ उत्तर दिया। लू रैन के नेतृत्व में समूह एक आंगन में प्रवेश किया, जिस पर नो एंट्री लिखा था, और अंदर कई छोटी इमारतें थीं जिनके सामने के दरवाजे बंद थे।
लू रैन ने एक कार्ड स्वाइप करके छोटी इमारतों में से एक का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर ले गया। विभिन्न दरवाजों से होते हुए समूह एक कमरे में पहुंचा जो एक प्रयोगशाला जैसा दिखता था, और वहां लिन शेन ने एक विशाल पारदर्शी कंटेनर देखा। पारदर्शी कंटेनर के अंदर एक बहुत बड़ा पेओनी फूल उगाया, जो आम पेओनी की तरह जीवंत और नाजुक था, लेकिन कई गुना बड़ा था, जिसका एक फूल आधे छोटे कमरे के आकार का था। जो अविश्वसनीय था वह यह था कि फूल के भीतर एक आकृति बैठी थी। इसे वास्तव में मानव नहीं कहा जा सकता था, यह एक एल्फ फूल की एक प्रेत की तरह लग रहा था, जिसका शरीर पंखुड़ियों के साथ विलीन था। वह क्या है? लिन शेन और अन्य लोग आश्चर्य से भर गए। इस पेओनी के राजा को अमर स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार किया गया है। फूल के भीतर के जीवन को पेओनी के राजा का जीवन आधार माना जा सकता है, हम उसे पेओनी परी कहते हैं, डीएस बड़ी ने समझाया। एक अमर स्तर का पौधा, और इसने मांस और रक्त के शरीर वाले एक जीवन आधार को जन्म दिया है। लिन शेन और अन्य लोग अविश्वसनीय रूप से हैरान थे, उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। डीएस बड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे शिक्षक का शोध विषय है और अब यह आंशिक रूप से सफल रहा है। बाद में ध्यान से देखना, हो सकता है कि आप कुछ सीखें। डीएस बड़ी अपने कपड़े बदल लें, लू रान ने कहा, जब वह पास के एक कमरे से बाहर निकली, पहले से ही एक विशेष पोशाक पहने हुए थी जो उसके पूरे शरीर को ढक रही थी, एक सुरक्षात्मक सूट की तरह। बस यहाँ से देखें और बेतरतीब ढंग से इधर उधर न घूमें, डीएस बड़ी ने अपना सुरक्षात्मक सूट पहनने के लिए कमरे में जाने से पहले कहा। जब वह बाहर आया तो उसने लू रैन की तरह ही सुरक्षात्मक सूट पहना हुआ था, और फिर वे दोनों एक लंबे गलियारे से गुजरे, किसी तरह की कीटाणुशोधन या इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरे, और अंत में पारदर्शी कंटेनर में प्रवेश किया और पेओनी के राजा के साथ निकट संपर्क में आए। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से विशेष रोमांच का आनंद लें। फूल में बसी पेओनी परी ने उनके आगमन को महसूस किया और अपनी आंखें खोलीं और ठंडे दिमाग से उन दोनों को देखा। लू रैन ने एक सिरिंज ली, पेओनी परी के पास गई और उसे उसकी बाह में डाला और खून की एक ट्यूब निकाली। पेओनी परी पूरी प्रक्रिया के दौरान बिल्कुल भी नहीं हिली, उसने प्रतिरोध का कोई संकेत नहीं दिखाया, वह बस ठंडे दिमाग से देखती रही जब लू रैन ने उसका खून निकाला। पेओनी परी से खून लेने के बाद लू रैन ने फिर डीएस बड़ी को पेओनी के राजा और पेओनी परी दोनों पर कई जांच करने का निर्देश दिया, ऐसे उपकरणों का उपयोग करके जिन्हें लिन शेन ने पहले कभी नहीं देखा था और जिसका उद्देश्य उसे नहीं पता था। लिन शेन को कुछ उलझन महसूस हुई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि डीएस बड़ी उन्हें क्या दिखाने के लिए बुलाना चाहता था। क्या उन्हें सिर्फ उसे पेओनी परी का मेडिकल परीक्षण करते हुए देखना था? जब वह अपनी उलझन पर विचार कर रहा था तो डीएस बड़ी, जो पहले ही जांच पूरी कर चुका था, ने लू रैन के आदेश पर बॉक्स से एक सिरिंज निकाली। स्पष्ट रूप से सिरिंज के अंदर कुछ था। वह पेओनी परी के पास गया और उसके अंदर जो कुछ भी था उसे इंजेक्ट करते हुए सिरिंज डाली। पेओनी परी शांत रही और उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी करने दिया। जब तक इंजेक्शन पूरा नहीं हो गया तब तक डीएस बड़ी और लू रैन दोनों पीछे नहीं हटे। अगले ही पल लिन शेन ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा, पेओनी परी के शरीर से प्रकाश के रिबन उठने लगे। चमकते हुए रिबन पेओनी परी के चारों ओर नाच रहे थे, जो वास्तव में मिथकों की परी के दिव्य नृत्य जैसा लग रहा था। पेओनी परी के शरीर पर प्रकाश के रिबन धीरे धीरे गायब होने में काफी समय लगा और पेओनी परी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अंततः गहरी नींद में सो गई। तभी लू रैन और डीएस बड़ी पारदर्शी कंटेनर से बाहर आए, लंबे गलियारे से गुजरे और बाहर आने से पहले कीटाणुशोधन या कुछ और के एक और दौर से गुजरे। क्या तुम समझ गए? डीएस बड़ी ने लिन शेन से उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसने अपना सुरक्षात्मक सूट उतार दिया और अंदर से बाहर निकल गया। क्या समझे? लिन शेन ने हैरान होकर जवाब दिया। डीएस बड़ी उसे रहस्यमय तरीके से यहाँ लाया था, बस पेओनी परी के रिबन नृत्य को देखने के लिए। हालांकि यह सुंदर लग रहा था, लिन शेन को समझ में नहीं आया कि डीएस बड़ी के सवाल का क्या मतलब था। लिन शेन की प्रतिक्रिया सुनकर डीएस बड़ी थोड़ा निराश हो गया। नियम, वेई वुफू ने अचानक हस्तक्षेप किया। ये सुनकर डीएस बड़ी काफी हैरान हुआ और वेई वुफू की जांच करते हुए पूछा, मैं आपको कैसे संबोधित कर सकता हूँ, सर? वह पूरे समय लिन शेन से बात कर रहा था, लेकिन उसने दूसरों के नाम नहीं पूछे थे। ओयांग यूडू के अलावा जिसे उसने पहचाना, उसे नहीं पता था कि वेई वुफू कौन था। ये वेई वुफू है, मेरे सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट से, लिन शेन ने वेई वुफू की ओर से कहा। भाई वेई, क्या आप प्रकाश रिबन में निहित नियमों को समझ सकते हैं? डीएस बड़ी ने आगे पूछा। थोड़ा, वेई वुफू ने सिर हिलाया और जवाब दिया। क्या तुम नियमों की प्रकृति का वर्णन कर सकते हो? डीएस बड़ी ने फिर पूछा। कृपाण, कोई नहीं। तलवार, कोई नहीं। भाला, कोई नहीं। वेई वुफू के शब्दों ने लिन शेन को पूरी तरह से चकित कर दिया। हालांकि डीएस बड़ी ने बड़ी प्रशंसा के साथ सुना, समय समय पर सहमति में सिर हिलाया। वह वास्तव में समझ गया कि वेई वुफू क्या कह रहा था और बिना किसी बाधा के उसके साथ संवाद करने में सक्षम था।
यहाँ तक कि लू रान, जो उनके साथ शामिल होने के लिए बाहर आया था, वेई वुफू और डीएसी के बीच की बातचीत को सुनकर कुछ हद तक स्वीकृति दिखा रहा था। डीएस बड़ी, अब समय आ गया है कि हम वापस चलें, लिन शेन ने आंगन से बाहर निकलने के बाद बीच में कहा, ये देखकर कि डीएस बड़ी और वेई वुफू अभी भी गहरी बातचीत में थे। लिन शेन, ये कैसा रहेगा, तुम पहले वापस जाओ और भाई वेई मेरे साथ आओ। मैं भाई वेई को बाद में वापस भेज दूंगा, डीएस बड़ी ने सुझाव दिया। अब उसे लिन शेन की तुलना में वेई वुफू में अधिक दिलचस्पी थी। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया, इसलिए वह व्यवस्था के लिए सहमत हो गया। ओयांग, क्या तुम समझ गए कि वे अभी क्या बात कर रहे थे? डीएस बड़ी और अन्य लोगों से अलग होने के बाद लिन शेन ने अपने बगल में ओयांग यूडू से पूछा। पियोनी परी की नियम शक्ति एक तरह की प्रतिबंधात्मक शक्ति है, जो ब्लेड और भाले को रोकती है, तलवारों और बंदूकों को मना करती है। ओयांग यूडू ने समझाया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं जिसने इसे नहीं समझा या नहीं देखा हो। लिन शेन ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, मजाक में कहा। समझने की क्षमता के मामले में मैं वेई से तुलना नहीं कर सकता, मैंने भी इसे और स्पष्ट रूप से तभी समझा जब उन्होंने समझाया। ओयांग यूडू ने कहा, आपका अपना रास्ता है, आप इसे समझे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी सच है, लिन शेन ने कभी भी इस तरह के मामलों को दिल पर नहीं लिया था। अगर वह नहीं समझता था तो वह नहीं समझता था, किसी को जीवन में सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये समय था, वे तियान युनजियांग को लेने के लिए परीक्षा क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े और फिर होटल लौट आए। पास की सड़कें काफ़ी संकरी थीं, दोनों तरफ हल्के गुलाबी रंग के गुच्छों के साथ खिले फूलों के पेड़ थे। यहाँ टहलना आश्चर्यजनक रूप से सुखद था। जब वे चल रहे थे तो उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जो एक गोल कांच की मछली की टंकी लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था, जिसमें पानी और दो छोटी सुनहरी मछलियां थीं। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। बुजुर्ग व्यक्ति, जल्दी में लिन शेन और उनकी कंपनी के विपरीत दिशा में पहुंचते ही ये यून से आमने सामने आ गया। ये यून उसके लिए जगह बनाना चाहता था और वह भी ऐसा ही करने का इरादा रखता था। ये यूं के लिए आमतौर पर ये यूं की प्रतिक्रियाओं के साथ टकराव से बचना कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन उसकी घबराहट में बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ फिसल गए और कांच का मछली टैंक बाहर निकल गया, जिससे जमीन पर गिरने का खतरा था। लिन शेन ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। मछली टैंक को एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया, तेजी से ऊपर की ओर खींचा और लिन शेन के हाथ में स्थिर रूप से उतरा। दादाजी, क्या आप ठीक हैं? लिन शेन ने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति के पास कोई साधना नहीं थी, या कम से कम वह मार्शल कौशल से अपरिचित लग रहा था। लेकिन उसकी शक्ल को देखते हुए उसे सर्वोच्च कबीले में से एक होना चाहिए, आमतौर पर सभी प्राकृतिक आरोही, इसलिए सर्वोच्च कबीले से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आश्चर्यजनक था जो साधना के तरीकों से वाकिफ नहीं था। बुजुर्ग ने लिन शेन और उसके हाथ में मछली टैंक को बस घूर कर देखा, उसे वापस लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा, जैसे कि वह स्तब्ध था। दादाजी, क्या आप वाकई ठीक हैं? लिन शेन ने फिर पूछा, आश्चर्य से। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतना डरा हुआ है? क्या सर्वोच्च कुल में ऐसे कमज़ोर लोग हैं? कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बुजुर्ग ने आखिरकार वास्तविकता को समझा। लिन शेन से मछली का टैंक ले लिया, लेकिन उसकी आंखें लिन शेन पर टिकी रहीं, कुछ अजीब भाव से पूछते हुए, तुम किस शिक्षक के छात्र हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं लिन शेन हूँ, अकादमी का छात्र नहीं हूँ, और मेरा कोई शिक्षक नहीं है, लिन शेन ने जवाब दिया। अभी तक कोई शिक्षक नहीं है। बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं, उसने अपनी नाक के पुल पर अपना चश्मा ठीक किया और फिर पूछा, तुम फिर से अपना नाम क्या कहते हो? लिन शेन। लिन जंगल में खड़ा है, का लिन, बादलों की गहराई अज्ञात, का शेन, लिन शेन ने धैर्यपूर्वक दोहराया। वह अक्सर दूसरों के नाम खुद भूल जाता था और बुजुर्ग व्यक्ति की परेशानी को समझ सकता था, इसलिए वह अधीर नहीं था। लिन शेन। बुजुर्ग ने मछली घर को एक तरफ रख दिया, एक नोटबुक निकाली, अपनी जेब से एक पेन निकाला और लिन शेन का नाम लिख दिया। फिर उसने फिर से लिन शेन की तरफ देखा और पूछा, तुम किस जाति के हो? इंसान। लिन शेन बूढ़े आदमी के व्यवहार से अंदर से चौंक गया। क्या मैं किसी धोखेबाज से नहीं टकरा सकता था? सुप्रीम स्टार में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए, है ना? लिन शेन। इंसान। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। दादाजी, अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो आप मुझे अभी बता सकते हैं और मैं आपको इलाज के लिए ले जाऊंगा, लिन शेन ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी कुछ और काम है, मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊँगा, बुजुर्ग ने कहा और अपनी नोटबुक और कलम समेटी, मछली घर उठाया और जल्दी से चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे कुछ याद आया। उसने लिन शेन की ओर मुड़कर कहा, मेरा नाम हेलियन शेंग है, गलत मत समझना। बाद में मुझे ढूंढने आओगे। वह वास्तव में एक घोटाला कलाकार नहीं हो सकता है ना? लिन शेन ने मुंह बनाया। बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड। लिन शेन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, सोचा कि अगर कोई उसे ढूंढने आया भी तो कम से कम वह कुछ पैसे देकर उसकी भरपाई कर सकता है।
अगर यह बहुत ज्यादा था तो वह डीएस बड़ी ई से मदद ले सकता था, जिसका वेई वुफू के साथ अच्छा तालमेल था। इस तरह की छोटी मोटी मदद करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। परीक्षा क्षेत्र के बाहर 6 लोग पहुंचे। परीक्षा समाप्त होने में 1 घंटे से ज्यादा समय बचा था, वे केवल बाहर इंतजार कर सकते थे। हेलियन शेंग जल्दी से एक प्रयोगशाला में गया जहां लोगों का एक समूह उसका इंतजार कर रहा था। ये लोग स्पष्ट रूप से अकादमी के छात्र नहीं थे, हर कोई काफी बुरा लग रहा था, बहुत पेशेवर और प्रतिष्ठित लग रहा था। फिर भी जब हेलियन शेंग अंदर आया तो बूढ़े लोगों का समूह वास्तव में एक के बाद एक आगे आया। उसे प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की तरह शिक्षक हेलियन कहकर संबोधित किया। शिक्षक, हमें आज के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। प्रयोग, लू रैन ने सम्मानपूर्वक कहा, क्योंकि वह भी उनमें से एक था। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पैर उतने फुर्तीले नहीं रहे। मैं केवल अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हूँ, आपको स्वयं प्रयोग करना होगा। हेलियन शेंग ने लू रैन को एक मछली टैंक दिया जिसे वह पकड़े हुए था। लू रैन ने मछली टैंक को गंभीरता से प्राप्त किया और उसे प्रयोग की मेज पर रख दिया। प्रयोग समाप्त होने के बाद सभी बड़े लोग चौंक गए। होश में आने के बाद वे खड़े हो गए और हेलियन शेंग और लू रैन के लिए तालियां बजाने लगे। विच्छेदित सुनहरी मछली जो वापस टैंक में उछल रही थी, उसके सभी अंगों के खाली होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। शिक्षक, मैं आपको वापस ले जाऊंगा, लू रैन ने कहा। जब बाकी सभी चले गए तो उसने हेलियन शेंग का समर्थन किया। अच्छा समय है, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है, हेलियन शेंग ने मना नहीं किया, चलते चलते बोलते हुए। मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों, गुरुजी? लू रैन ने असंतुष्ट होकर कहा। आज मुझे एक होनहार छात्र मिला। अगर आप किसी छात्र को स्वीकार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, हेलियन शेंग ने सुझाव दिया। आप मुझे सीधे बता सकते हैं कि वह कौन है, लू रैन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जोर नहीं दे रहा हूं, बस एक सुझाव दे रहा हूं। वह किसी बड़े परिवार से नहीं है और शायद उसने परीक्षा पास नहीं की है, इसलिए ये तय करना आपके ऊपर है। हेलियन शेंग स्वाभाविक रूप से लिन शेन का जिक्र कर रहे थे। चूंकि लिन शेन उस समय परीक्षा कक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने निश्चित रूप से परीक्षा पास नहीं की। हेलियन शेन को उम्मीद नहीं थी कि लिन शेन उम्मीदवार भी नहीं थे। अगर उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है तो ये थोड़ी परेशानी वाली बात है, यह नियमों के खिलाफ है, लू रैन ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि उन्होंने परीक्षा पास नहीं की है, लेकिन उन्होंने सॉल्यूशनलेस स्किल्स से इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में महारत हासिल कर ली है, हेलियन शेंग ने ये कहते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार में महारत हासिल कर ली है। गुरु, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है न? लू रैन ने कुछ हद तक अविश्वास से पूछा। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, मेरी दृष्टि अभी भी उम्र के साथ इतनी मंद नहीं हुई है, हेलियन शेंग ने हंसते हुए कहा। यदि आप उसे नहीं लेने जा रहे हैं तो मुझे उसे खुद स्वीकार करना होगा। आपको इतने कम उम्र के शिष्य को पाकर कोई आपत्ति नहीं होगी, है न? किसी ने वास्तव में सज्जन को जार में आमंत्रित करना में महारत हासिल की है। लू रैन ने सोचा, जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं वह दुष्ट की आंचुन नहीं है न? हाल ही में अकादमी में वह अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार का अध्ययन करना नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके पास पहले से ही एक शिक्षक है। ऐसा नहीं लगता, मुझे याद है कि उसने कहा था कि उसके पास कोई शिक्षक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हेलियन शेंग ने अपनी जेब में हाथ डाला, थोड़ी देर तक टटोला, लेकिन अपनी नोटबुक नहीं ढूंढने पर उसने असहाय होकर अपना सिर थपथपाया। सालों से मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। मैंने नाम लिख लिया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी नोटबुक कहाँ खो दी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें दिखाने के लिए ईविल की आंचुन को लाऊंगा। अगर यह वही है तो कोई समस्या नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं अपना अभिमान निगल लूंगा और उसे उसके वर्तमान शिक्षक से लेने का अनुरोध करूंगा। लू रैन को लगा कि हेलियन शेंग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था वह संभवतः ईविल की आंचुन था। हालांकि ईविल की आंचुन सर्वोच्च कुल से नहीं था, लेकिन उसकी प्रतिभा और सीखने के प्रति दृष्टिकोण उत्कृष्ट था। यदि वह सचमुच सज्जन व्यक्ति को घड़े में आमंत्रित करने में निपुण हो गया तो वह उसका शिष्य बनने के योग्य होगा और उसे अपनाना ठीक होगा। दुष्ट कियांचुन। शिक्षक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। दुष्ट कियांचुन जब किसी समस्या पर विचार कर रहा था तो एक सहपाठी अचानक दौड़ता हुआ आया और सांस फूलने लगी। क्या शिक्षक परीक्षा कक्ष से बाहर आ गए हैं? दुष्ट कियांचुन कुछ हैरान था। उसके शिक्षक को परीक्षक के रूप में चुना गया था और इस समय उसे अभी भी परीक्षा कक्ष में होना चाहिए था। नहीं, हमारे शिक्षक नहीं, ये लू रैन है, तुम्हें ढूंढ रहा है। सहपाठी बहुत तेजी से भागा और सांस फूलने लगी। लू रैन मुझे ढूंढ रहा है, वह मुझसे क्या चाहती है? दुष्ट कियांचुन की आंखें चमक उठीं। सहपाठी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने फिर पूछा, लू रैन कहाँ है? लू रैन कहाँ है, ये पता लगाने के बाद दुष्ट कियांचुन जल्दी से वहां पहुंचा। हालांकि वे दोनों अकादमी में शिक्षक थे, लेकिन लू रैन की स्थिति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना सामान्य शिक्षक कर सकें।
जब दुष्ट कियांचुन पहली बार अकादमी में दाखिला लेने आया था तो उसे लू रान का शिष्य बनने की उम्मीद थी, लेकिन चून की सुप्रीम अकादमी ने विशिष्ट शिक्षकों के चयन की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उसे अपने वर्तमान शिक्षक को सौंप दिया गया। उसे हमेशा इस बात का बहुत अफसोस होता था। हालांकि एक शिक्षक और एक गुरु एक जैसे नहीं होते, गुरु को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन शिक्षक एक अलग मामला होता है। पहले भी ऐसे छात्र रहे हैं जो शिक्षक बदलने में कामयाब रहे हैं, इसलिए दुष्ट कियांचुन के मन में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। उसने इनवाइटिंग द गॉड में सफलता प्राप्त करने के बाद लू रान के संरक्षण में स्थानांतरित होने के लिए आवेदन करने की योजना बनाई थी। सज्जन जार में, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि लू रैन अचानक उसे खोज निकालेगी। तो लू रैन ने मुझे पहले ही देख लिया है, क्या ये हो सकता है कि वह मुझे अपने संरक्षण में लेना चाहती है? जितना अधिक ईविल कियांचुन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे लगा कि यह कोई गलती नहीं थी और उसके प्रयास आखिरकार रंग लाने वाले थे। लू रैन के कार्यालय के दरवाजे की ओर तेजी से चलते हुए ईविल कियांचुन ने दरवाजा खटखटाने से पहले अपने कपड़े ठीक किए। अंदर आओ, अंदर से लू रैन की आवाज आई। ईविल कियांचुन ने दरवाजा खोला और निश्चित रूप से लू रैन को डेस्क के पीछे बैठे देखा। तुम मुझे ढूंढ रही थी, लू रैन? ईविल कियांचुन ने बहुत सम्मानपूर्वक कहा। बैठो ताकि हम बात कर सकें। लू रैन ने ईविल कियांचुन को अपने सामने कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और बोलते समय उसकी जांच की। मैंने सुना है कि तुम हाल ही में समाधान रहित कौशल पर शोध कर रहे हो। हाँ शिक्षक, मैं समाधान रहित कौशल के भीतर सज्जन को जार में आमंत्रित करना पर शोध कर रहा हूँ। ईविल कियांचुन, जो आमतौर पर निडर रहता था, लू रैन के सामने कुछ हद तक घबराया हुआ और असहज महसूस कर रहा था। घबराओ मत, मैं बस आराम से बात करना चाहता हूँ। आपका शोध कैसे आगे बढ़ रहा है? लू रैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने अभी अभी थोड़ी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना बाकी है। ईविल कियांचुन ने लू रैन को अपने शोध के बारे में सब कुछ बताया। जितना अधिक लू रैन सुनती, उतना ही उसे लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा था कि ईविल कियांचुन ने पहले ही इनवाइटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार विकसित कर लिया है और कम से कम इसका उपयोग करने के चरण में तो है ही। लेकिन वह जो कह रहा था, उससे लगता था कि उसने अभी अभी थोड़ी प्रगति की है और उपयोग के चरण से बहुत दूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शिक्षक ने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वह ईविल कियांचुन नहीं था? लेकिन ईविल कियांचुन के अलावा अकादमी में कोई और इनविटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार पर शोध करने के लिए नहीं जाना जाता है। लू रैन खुद को थोड़ा सा भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक पाए। लू रैन की भौहें सिकोड़ते देख ईविल कियांचुन का दिल धड़क उठा। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर एक्सक्लूसिव स्टोरेज पाएं। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वह अंदर से चिंतित था, फिर भी जोर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुम अभी कहाँ थे? लू रैन को डर था कि ईविल कियांचुन बहुत विनम्र हो रहा है और उसने अपनी वास्तविक शोध प्रगति का खुलासा नहीं किया है, इसलिए उसने एक बार फिर सावधानी से पूछने का फैसला किया। मैं आज पूरे समय छोटे प्लाजा में शोध कर रहा था, मैं अभी तक नहीं गया, ईविल कियांचुन ने कहा। क्या तुम आज फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ पर गई हो? लू रैन अभी भी हार नहीं मान रही थी, क्योंकि वह वास्तव में ईविल कियांचुन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच पा रही थी जो इनविटिंग द जेंटलमैन इनटू द जार पर शोध कर सकता था। नहीं, दुष्ट कियांचुन ने अपना सिर हिलाया, थोड़ा हैरान था कि लू रैन उससे ये सवाल क्यों पूछ रहा था। लू रैन को अब यकीन हो गया था कि हेलियन शेंग ने जिस व्यक्ति के बारे में बात की थी, वह दुष्ट कियांचुन नहीं था। हेलियन शेंग ने उस व्यक्ति का सामना फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ पर किया था और दुष्ट कियांचुन वहां बिल्कुल भी नहीं था। उसका सज्जन को जार में आमंत्रित करना प्रयोग करने योग्य भी नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक अलग व्यक्ति था। दुष्ट कियांचुन, क्या तुम्हें पता है कि अकादमी में कोई और भी है जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने पर शोध कर रहा है? लू रैन ने कुछ सोचने के बाद पूछा। छात्र शिक्षकों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, और चूंकि दुष्ट कियांचुन लंबे समय से सज्जन को जार में आमंत्रित करने पर शोध कर रहा था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि क्या अन्य छात्र भी ऐसा ही कर रहे हैं और उसकी प्रगति को पार कर गए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। जार में सज्जन को आमंत्रित करने के लिए शरीर और शक्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। अकादमी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस चाल पर शोध करेंगे। अचानक दुष्ट कियांचुन को कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने लू रैन को देखा और पूछा, शिक्षक लू रैन, क्या आप मुझसे ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अकादमी में किसी और ने जार में सज्जन को आमंत्रित करने पर शोध किया है और प्रगति की है? लू रैन ने सोच समझकर कहा, आज एक शिक्षक ने फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ के पास एक छात्र का सामना किया और उसने जार में सज्जन को आमंत्रित करने का प्रयोग किया। असंभव। अकादमी में केवल कुछ ही लोग हैं जो जार में सज्जन को आमंत्रित करने पर शोध करने में सक्षम हैं, और उनमें से किसी ने भी अभी तक परिणाम नहीं दिए हैं। उनकी प्रगति मेरी जितनी भी उन्नत नहीं है, वास्तव में इसका उपयोग करने के लिए आवश्यक स्तर के आसपास भी नहीं है। दुष्ट कियांचुन पूरी तरह से अविश्वसनीय लग रहा था। यदि यह अकादमी का छात्र नहीं है तो यह संभव है कि यह एक नया आवेदक था। लू रैन ने जोर से सोचा
अब यह विचार करते हुए कि शायद शिक्षक हेलियन शेंग ने कोई गलती नहीं की थी और यह वास्तव में अकादमी का छात्र नहीं था, इसकी संभावना और भी कम है। नए छात्रों को अभी भी परीक्षण के मैदान में होना चाहिए, जब तक कि वह कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिसे जल्दी बाहर कर दिया गया हो। दुष्ट कियानचुन ने एक पल के लिए सोचा और उसे लगा कि यह और भी असंभव है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सज्जन को जार में आमंत्रित करने में महारत हासिल करने में कामयाब रहा, उसे जल्दी कैसे बाहर किया जा सकता है? कम से कम उन्हें परीक्षण के अंत तक बने रहने में सक्षम होना चाहिए था। लू रैन और दुष्ट कियानचुन दोनों को लगा कि यह मामला बहुत अजीब था और वे ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि यह कौन हो सकता है। तभी लू रैन के संचारक ने अचानक घंटी बजाई। उसने इसे निकाला और देखा कि यह शिक्षक हेलियन शेंग का था और जल्दी से कॉल का जवाब दिया। शिक्षक, लू रैन ने कॉल का जवाब दिया। जियाओ रैन, मुझे डायरी मिल गई है और मुझे उस छात्र के बारे में जानकारी मिल गई है, हेलियन शेंग ने कहा। उसका नाम क्या है? लू रैन चिंतित थी, लेकिन ऐसी खबर सुनकर उसने राहत की लंबी सांस ली। मुझे जांचने दो। हेलियन शेंग ने दूसरी तरफ नोटबुक पलटी और फिर पढ़ा। लिन शेन, लिन का मतलब है उत्कृष्ट जंगल और शेन का मतलब है गहन अज्ञात। जाति मानव। जब लू रैन ने हेलियन शेन को लिन शेन का नाम कहते हुए सुना तो वह रुक गई, ये सोचकर कि शायद उसने गलत सुना है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से भूल गई होगी जिसका नाम उसके जैसा ही लगता है। लेकिन मानव जाति का उल्लेख सुनकर यह गलत नहीं हो सकता था। अकादमी में लिन शेन नाम का केवल एक ही मानव था। जियाओ रैन, ये व्यक्ति प्रवेश परीक्षा में असफल होने वाला उम्मीदवार हो सकता है। आप पहले उसे ढूंढें। मैं उसके लिए विशेष नामांकन स्थान की व्यवस्था करने के लिए बाद में क्यूई परिवार से बात करूंगा, हेलियन शेंग ने कहा। शिक्षक, अभी जल्दी मत करो, मुझे पहले इस व्यक्ति से मिल लेने दो। मैं वापस आने के बाद कोई निर्णय ले सकता हूं, लू रैन ने लिन शेन को कुछ हद तक समझते हुए कहा। उसने असेंशन लेवल की दौड़ के बीच रैंकिंग के लिए लड़ाई देखी थी और जानती थी कि लिन शेन की क्षमता वास्तव में खराब नहीं थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह सज्जन को जार में आमंत्रित करना भी जानता होगा। ओयांग यूडू ने डीएस बड़ी ई के डस्ट लाइफ बेस को तोड़ने के लिए इनवाइटिंग द जेंटलमैन इन द जार जैसी रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह लाइफ बेस की ताकत थी, कोई हुनर नहीं। उस समय ओयांग यूडू ने यह भी दावा किया कि लिन शेन उससे ज्यादा ताकतवर है, बस जीतने के लिए तैयार नहीं है, और इसी तरह। लू रैन ने तब सोचा कि ओयांग यूडू सिर्फ लिन शेन के सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर लिन शेन वाकई इनवाइटिंग द जेंटलमैन इन द जार जानता था, तो यह अनिश्चित है कि वह डीएस बड़ी ई को हरा सकता है या नहीं, लेकिन डस्ट लाइफ बेस का प्रभाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा। ब्रह्मांड में कोई अजेय शक्ति नहीं है जैसे कि पृथक्करण विधि लिन शेन की सफिंग मुट्ठी का मुकाबला कर सकती है। इनवाइटिंग द जेंटलमैन इन द जार का भी डस्ट लाइफ बेस पर एक निश्चित निरोधक प्रभाव है। अगर यह वास्तव में लिन शेन है तो इस मामले को संभालना इतना आसान नहीं हो सकता है। लू रैन ने भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोका। तियान युनजियांग जैसे राजकुमारों का साधना करने के लिए अकादमी में प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन लिन शेन अलग हैं। हालांकि वे केवल आरोही स्तर पर हैं, लेकिन वे दिव्य जाति के भीतर दिव्य गुरुओं के संस्थान के प्रमुख का पद रखते हैं। ऐसा व्यक्ति आमतौर पर अध्ययन करने के लिए अकादमी में प्रवेश नहीं करेगा। 1, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 2, समय नहीं है। और तीसरा, दिव्य जाति किसी महत्वपूर्ण पद पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अकादमी में रहने की अनुमति नहीं देगी। एक संस्था के प्रमुख, जिसके पास निपटने के लिए अनगिनत मामले हैं, वे अकादमी में साधना करने के लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? रहस्यों को लीक करने के जोखिम की तो बात ही छोड़िए। शिक्षक लू रैन, क्या शिक्षक हेलियन द्वारा उल्लिखित व्यक्ति वही है जिसने सज्जन को जार में आमंत्रित करना में महारत हासिल की है? दुष्ट कियानचुन ने पूछा। ऐसा ही होना चाहिए। लू रैन लिन शेन से मिलने के लिए तैयार हो गई। लिन शेन के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, और अगर हेलियन शेंग न होता तो वह लिन शेन को अपना छात्र स्वीकार करने को तैयार नहीं होती, भले ही उसने सज्जन को जार में आमंत्रित करना सीख लिया हो। शिक्षक लू रैन, क्या मैं उस व्यक्ति से मिलने के लिए आपके साथ आ सकता हूँ? दुष्ट कियानचुन ने उत्सुकता से पूछा। मेरे साथ आओ। लू रैन ने इसके बारे में सोचा और सहमति में सिर हिलाया। लू रैन दुष्ट कियानचुन को परीक्षा क्षेत्र के बाहर ले गई। अब परीक्षा समाप्त होने में 1 घंटे से भी कम समय बचा था और लिन शेन और उनके समूह को तियान युनजियांग के बाहर आने का यहाँ इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से लू रैन ने जल्दी से लिन शेन और उनके समूह को देखा और उनकी ओर चल पड़ी। दुष्ट कियानचुन लू रैन के पीछे पीछे चला गया, आगे की आकृतियों पर नजर रखते हुए। जल्द ही उसने लिन शेन और उनके समूह को भी देखा, लेकिन दुष्ट कियानचुन को विश्वास नहीं हुआ कि लू रैन जिस व्यक्ति का उल्लेख कर रहा था वह उनमें से एक था। उसने सोचा कि लू रैन आसपास किसी को ढूंढ रहा है। हालांकि जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, ये स्पष्ट हो गया कि लू रैन सीधे लिन शेन और अन्य लोगों की ओर बढ़ रहा था। असंभव, यह नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हो सकता। अगर वे होते
तो वे अभी हार क्यों स्वीकार कर लेते। दुष्ट क्यानचुन ये स्वीकार नहीं कर सका कि वे ही थे जिनके बारे में हेलियन शेंग बात कर रहा था। लेकिन लू रैन पहले ही लिन शेन के पास पहुंच चुका था और उसका नाम पुकारा। लिन शेन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। मेरे कार्यालय में आओ। क्या ये परीक्षण समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकता है? लिन शेन ने समय पर नज़र डाली। परीक्षण समाप्त होने में केवल 40 मिनट बचे थे। अगर नहीं तो चलो अगले दरवाजे के कॉन्फ्रेंस रूम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस कुछ शब्द। लू रैन ने पास की एक छोटी सी इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है। लिन शेन ने ओयांग यूडू और 4 महिलाओं से यहीं इंतज़ार करने को कहा और लू रैन के पीछे पीछे अगले दरवाजे की छोटी सी इमारत में चली गई। लू रैन ने एक कार्ड का इस्तेमाल करके कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाज़ा खोला और लिन शेन और ईविल क्यानचुन को अंदर ले आए। सबसे पीछे चलते हुए ईविल क्यानचुन ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। शिक्षक लू रैन, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लिन शेन इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या डेमन मास्टर डेमन बोन का संदेश लू रैन तक पहुंचाया जाए। डेमन मास्टर डेमन बोन द्वारा वादा किए गए लाभ अब लिन शेन के लिए ज़्यादा दिलचस्प नहीं थे और उन्हें ऐसे तुच्छ लाभों के लिए संदेश देने की ज़रूरत नहीं थी। क्या आप 1 घंटे पहले फ्रेगमेंटेड फ्लावर पाथ गए थे? लू रैन ने पूछा। मैंने किया, लिन शेन ने जवाब में सिर हिलाया, दोनों तरफ फूलों के पेड़ों से घिरी छोटी सी सड़क को याद करते हुए। वाकई खूबसूरत। क्या तुम किसी बूढ़े आदमी से टकराए? लू रैन ने आगे कहा। हम उससे नहीं टकराए, वह अपने आप फिसल गया। मैंने उसके लिए मछली का टैंक भी पकड़ा, वह ज़मीन पर नहीं गिरा, उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। लिन शेन का दिल धड़क उठा जब उसने सोचा, ये वास्तव में एक घोटाला नहीं हो सकता, है ना? लू रैन को भी चिंता है, वह मुझसे कितने पैसे ठगने जा रहा है। लिन शेन की यह बात सुनकर लू रैन को यकीन हो गया कि यह वही था जिसने अपने शिक्षक हेलियन शेंग से मुलाकात की थी। तुम जिस व्यक्ति से मिले वह मेरे शिक्षक हेलियन शेंग थे, लू रैन ने धीरे से कहा। तुम्हारे शिक्षक? लिन शेन चौंक गए और जल्दी से समझाया, मैं वास्तव में उनसे नहीं टकराया। लू रैन के शिक्षक? अगर वह जबरन वसूली करने लगे तो लिन शेन को चिंता थी कि वह मुआवजा देने में सक्षम नहीं होगा। उसने कभी नहीं माना कि उच्च पद का कोई व्यक्ति हमेशा अच्छे चरित्र का होता है। लू रैन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरा मतलब है, जिस बूढ़े आदमी से तुम मिले वह मेरे शिक्षक हेलियन शेंग हैं। मेरे शिक्षक के अनुसार जिस तरह से आपने मछली पकड़ने का तरीका अपनाया उसमें एक समाधानहीन कौशल शामिल था, सज्जन को जार में आमंत्रित करना। दुष्ट क्यानचुन ने लिन शेन को गौर से देखा, यह विश्वास करने में असमर्थ कि लिन शेन सज्जन को जार में आमंत्रित करने में सक्षम था। उसे उस कौशल में महारत हासिल करने के योग्य क्या बनाता है? वास्तव में नहीं, बस कुछ तुच्छ चाल जो मैंने पहले अभ्यास की थी। लिन शेन ने ची शिन्हुओं के बारे में कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह व्यक्ति सेलेस्टियल मास्टर इंस्टीट्यूट में सेवानिवृत्त हो चुका था और उसे धोखा देना कुछ हद तक अपमानजनक होगा। एक तुच्छ चाल। दुष्ट क्यानचुन और लू रैन दोनों ने अपनी आंखों के कोनों को सिकोड़ लिया। यदि सज्जन को जार में आमंत्रित करना एक तुच्छ चाल मानी जाती थी तो संस्थान के सभी शिक्षक और छात्र इससे क्या बन गए? क्या आप अपनी तुच्छ चाल को एक बार और प्रदर्शित कर सकते हैं? लू रैन ने सहज रूप से तुच्छ शब्दों पर जोर दिया। चाल। वह अभी भी पुष्टि करना चाहती थी कि लिन शेन द्वारा इस्तेमाल किया गया कौशल वास्तव में सज्जन को जार में आमंत्रित करना था, या किसी तरह की समान जन्मजात क्षमता, या शायद समान प्रभाव वाला कौशल। जन्मजात क्षमताओं की संख्या तय थी, इसलिए अगर यह किसी जन्मजात क्षमता का प्रभाव था तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। लेकिन एक कौशल कुछ ऐसा था जिसे विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका अर्थ है एक अतिरिक्त कौशल होना, निश्चित रूप से किसी भी जन्मजात क्षमता से कहीं अधिक मजबूत। कुछ समान कौशल भी थे, लेकिन उनके प्रभाव सज्जन को जार में आमंत्रित करने से बहुत भिन्न थे और वास्तविक युद्ध में उनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। माई वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नए अध्याय पढ़ें। यदि लिन शेन उपरोक्त 2 श्रेणियों में से किसी एक में आते थे तो लू रैन को नहीं लगता था कि वह उनका छात्र बनने के योग्य हैं। क्यों? लिन शेन ने उसे अपना कौशल दिखाने के लिए कोई दायित्व महसूस नहीं किया। यदि आपने वास्तव में सज्जन को जार में आमंत्रित करना सीख लिया है तो हमारा संस्थान आपको छात्र बनने के लिए एक विशेष प्रवेश स्थान देने के लिए तैयार है। लू रैन अच्छी तरह से जानती थी कि एक संस्थान के डीन के रूप में लिन शेन को मनाना एक साधारण छात्र की तरह आसान नहीं था। मुझे खेद है, लेकिन मैं केवल राजकुमारी युंजियान को ले जाने के लिए यहाँ हूँ और आपके संस्थान में शामिल होने की मेरी कोई योजना नहीं है, लिन शेन ने कहा, क्योंकि उनके पास पहले से ही बहुत सारे काम थे और स्कूल के लिए समय नहीं था। लू रैन जानती थी कि लिन शेन को मनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, एक बार जब आप संस्थान में आ जाएंगे तो आपका दर्जा प्रिंस डीएस बड़ी ई के समान होगा। प्रिंस डीएस बड़ी ई का दर्जा कितना ऊंचा था ये स्वाभाविक रूप से बिना कहे ही समझ में आ गया। मैं इस तरह के प्रस्ताव की सराहना करती हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत काम है और स्कूल के लिए समय नहीं है। लिन शेन को ऐसे तुच्छ लाभों की कोई परवाह नहीं थी।
मैं आपको नामांकन के लिए किसी की सिफारिश करने के लिए एक और विशेष प्रवेश स्थान की पेशकश भी कर सकता हूँ। जब तक ये बहुत अपमानजनक नहीं है, तब तक आप जिस किसी की भी सिफारिश करेंगे, उसे प्रवेश दिया जा सकता है। लू रान ने एक और शर्त रखी।